आज से हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन भारत से संबंधित कक्षाएं यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जो लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, ये पहला क्रांतिकारी बदलाव था मानव इतिहास में, जिसने सारे इतिहास की दिशा और दिशा को पूरी तरह से बदलकर रख दिया था। पुरानी चीजों के अध्ययन में बहुत ज्यादा रुचि थी, खास तौर पे सिक्कों का अध्ययन वगैरह ये करते रहते थे। तो धीरे धीरे ऐसे विजुअल सर्विलांस करते करते और पत्थर के औजार, ये सब पीठ की हड्डी ट्रेंड होती गई, थोड़ा इवॉल्व होती गई, थोड़ा इवॉल्व होती गई, थोड़ा और इवॉल्व होती गई, और सीधी ऐसे से ऐसे होने लगा। साबरमती गांव जो राजस्थान में, वहां तो बड़ा जबरदस्त रहा है कि वहां से हमने निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण काल, तीनों प्रकार के औजार पाए गए हैं। जैसे कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ PWIAS। स्वागत है आप सभी लोगों का समर बैच के इस सीरीज में। बिल्कुल संभव है हमारे और आपके कठिन प्रयासों से, अथक प्रयासों से, और आपका अंतिम रूप से चयन होना हम लोग इंश्योर करेंगे। और आज से हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन भारत से संबंधित कक्षाएं यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करने वाले हैं आज के इस सेशन में एक सामान्य परिचय इतिहास का, कुछ चर्चा स्रोतों पे, और जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल का इतिहास। तो इतिहास एक अति महत्वपूर्ण विषय होता है जो न केवल किसी देश की याददाश्त होता है, जैसे कि हमारी अपने व्यक्तिगत जीवन की स्मृतियां हैं, याददाश्त हैं, वैसे ही किसी देश की जो स्मृति होती है वो याददाश्त, वो देश की याददाश्त होती है। तो इतिहास केवल अतीत का अध्ययन मात्र नहीं है। अतीत का अध्ययन तो है ही, लेकिन ये सिर्फ अतीत का अध्ययन नहीं होता है। अतीत का अध्ययन करके हम अपने वर्तमान का विश्लेषण करते हैं कि इस वक्त हम कहां पर खड़े हुए हैं, और जब वर्तमान का विश्लेषण कर पाते हैं तब हम अपने भविष्य की सही दिशा का निर्धारण कर पाएंगे कि हम भविष्य में, आज से यहां सब एनालिसिस करने के बाद हम ये देख पाएंगे कि हम भविष्य में कब कहां खड़े होंगे और किस दिशा में सही या गलत हम उस वक्त खड़े हो रहे हैं, यहां से 50, 75 या 100 साल आगे। तो कहते हैं इतिहास में कि जिसका अतीत नहीं होता उसका भविष्य भी नहीं होता है, जिसका अतीत नहीं होता है उसका भविष्य भी नहीं होता है। अर्थात भविष्य में हम कहां खड़े होंगे, सही या गलत, इसका निर्णय हम तब कर पाते हैं जब हम अपने वर्तमान का विश्लेषण कर पाएं, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं उसका विश्लेषण कर पाएं। और वर्तमान के विश्लेषण के लिए हमें अतीत में झांकना ही पड़ता है। तो इतिहास वास्तव में ये अतीत की खिड़की है, और अतीत की खिड़की में झांक करके हमें अपने वर्तमान का विश्लेषण करना होता है। तो मानव इतिहास कम से कम 20 लाख साल वर्षों का है। 20 लाख वर्षों का है। आदि मानव से लेकर के जब मनुष्य गुफाओं में रहा करता था, प्रस्तर औजार, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था, से होते हुए 2025 में जब हम आ चुके हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस से होते हुए रोबोटिक्स और नैनोटेक, बायोटेक का जमाना है हमारा, तो यहां तक हम मानव पहुंचे कैसे हैं? तो मानव इतिहास लगभग 20 लाख वर्षों का है, और 20 लाख वर्षों में मानव इतिहास ने कई बार करवटें ली हैं, कई करवट बदला है मानव इतिहास ने। गड़बड़ हो रहा है, रुक दो। तो मानव इतिहास 20 लाख वर्षों का है। और अगर आप ये देखेंगे कि मानव इतिहास ने कब कब बड़ी करवटें ली हैं, यानी कि क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, तो पहला क्रांतिकारी बदलाव मानव इतिहास का लगभग, अगर हम 20 लाख वर्ष पूर्व में चले जाएं, तो वहां से बहुत धीमे गति से परिवर्तन हुआ है, अल्ट्रा स्लो मोशन में चेंज आए हैं। और पहला बड़ा परिवर्तन 3000, लगभग 3000 वर्ष पूर्व, हमारे से पीछे आप जाएंगे, 3000 वर्ष
पूर्व में जो लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, या इससे कुछ और पहले भी हो सकता है ये, तो जो लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, ये पहला क्रांतिकारी बदलाव था मानव इतिहास में, जिसने सारे इतिहास की दिशा और दिशा को पूरी तरह से बदलकर रख दिया था। और यहीं से आगे जब हम बढ़ते हैं तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जैसे कि भारत में मगध का राज्य बना और 16 महाजनपदों का युग आया। वो लोहे का ही देन था। तो लोहे का प्रयोग वो क्रांतिकारी था। पहली बार मानव इतिहास ने बड़ी करवट ली थी और क्रांतिकारी परिवर्तन आया लोहे के औजारों का प्रयोग होने से। और इसके पहले तो प्रस्तर प्रस्तर औजार प्रारंभ किए गए थे प्रयोग करना, और फिर यहां से थोड़े पहले तांबे के औजार इस्तेमाल हुए। तो तांबा उतनी कड़ी धातु नहीं है जितनी कि लोहा की ये क्रांतिकारी बदलाव ले आए। हालांकि पहली धातु जिसका प्रयोग मनुष्य ने किया था वो तांबा थी। तो पत्थर के औजारों के बाद जो मेटल इस्तेमाल हुआ पहला, वो कॉपर है। ठीक है, लेकिन यह क्रांतिकारी बदलाव नहीं ला सकता था, क्योंकि यह लचीली थोड़ी मुलायम धातु है। इससे अधिक कठोर औजार और जंगलों को साफ करने वाली कुल्हाड़ी, यह सब हम नहीं बना सकते थे। तो लोहा क्रांतिकारी बदलाव लाया। और जब हम आज से हमारे से आगे बढ़ते हैं, तो पहले जाइए, तो जब हम 150-200 वर्ष पूर्व जाते हैं, 200 या 300 वर्ष पूर्व जाते हैं, तो फिर से जो एक औद्योगिकरण आया था, वो भी लोहे पर ही आधारित था। औद्योगिकरण, तो जो औद्योगिकरण हुआ, तो इसने भी मानव जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। और दुनिया में पहला देश जिसका औद्योगिकरण और मशीन के स्तर पे होने वाला उत्पादन हुआ, वो इंग्लैंड था। बाद में जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, और एशिया में पहला देश जो औद्योगिकृत हुआ वो जापान था 1904-1905 के आसपास। तो औद्योगिकरण ने सब कुछ बदल दिया और मशीन, और इसी समय एक इंजन का आविष्कार हुआ था, आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो कार्स में, मोटर गाड़ियों में, कार्स और ट्रक्स इनमें लगता है। ठीक है ना, आंतरिक दहन इंजन, जिसने कि यातायात के साधनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था और घोड़ों को यातायात के साधन के तौर पे प्रतिस्थापित कर दिया। तो घोड़े बेचारे प्रतिस्थापित हो गए आंतरिक दहन इंजन से, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। और यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम 1960 और जब 1970 के दशक में आते हैं, जब कंप्यूटर का आविष्कार होता है, और यहां से होते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स तक जब हम आ रहे हैं, रोबोटिक्स तक, तो मानव इतिहास हम देख रहे हैं कि कई बार जबरदस्त मोड़ लेता है और पूरी तरीके से मानव इतिहास बदल जाता है। तो प्रारंभ में जो मानव इतिहास आगे बढ़ा 20 लाख साल पहले से लेकर के 3000 वर्ष पहले तक का, यहां पे जो बदलाव आए हैं वो बहुत ही स्लो, धीमे, एकदम बहुत धीमे गति से आए हैं। लेकिन पिछले 200-300 वर्षों में मानव इतिहास में जो बदलाव आए हैं वो बहुत रैपिड हैं, बहुत ही फास्ट रेट पे बदलाव आया। तो इतिहास वास्तव में जब अध्ययन करता है मानव इतिहास का, तो इसमें प्रमुखता से हम ये देखते हैं कि कहां कहां पर क्रांतिकारी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। और चूंकि मानव इतिहास 20 लाख वर्षों का है, तो इतने लंबे समय का इतिहास पढ़ पाना, पहले तो बनाए इतिहास, और इतिहास बनाने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए कि अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उसका हम जो पुनर्निर्माण करते हैं वही इतिहास है, अध्ययन की एक शाखा। और जब हम पुनर्निर्माण करते हैं इतने इतिहास का, मानव इतिहास का, तो उसके लिए हम अलग अलग स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खुदाई, उत्खनन से प्राप्त जो वस्तुएं होंगी उनका अध्ययन किया जाएगा, कुछ
लेखन मिलेगा, वो पत्थर पे मिले जिसको अभिलेख कहते हैं, वो ताम्र फलक तांबे के पत्ते पे कॉपर प्लेट पे मिले। तो इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। हम और आप तो अध्ययन करते हैं, हम पुनर्निर्माण नहीं करते हैं, अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास का अध्ययन करने से पहले इतिहास का पुनर्निर्माण करना होता है, जिसके लिए साहित्यिक स्रोत होते हैं और पूरा तात्विक स्रोत होते हैं। कभी किसी कालखंड के लिए एकमात्र पुरातात्विक स्रोत होते हैं और कभी कभी पुरातात्विक के साथ साथ लिखित स्रोत भी होते हैं। जैसे अगर हम आदि मानव का इतिहास का पुनर्निर्माण करें तो हमें वहां पे लिखित स्रोत नहीं मिलेंगे किसी भी हालत में, क्योंकि उस समय लेखन शैली थी ही नहीं। स्क्रिप्ट लेखनी इन्वेंट नहीं कर पाए थे आदि मानव। कई बार हमने ये भी देखा, जैसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी या सिंधु सरस्वती सभ्यता कह लीजिए, जो वर्तमान में कहा जा रहा है, तो इसमें जो हड़प्पा के लोग थे उन्हें लिखना भी आता था और हमने उनके टीलों को उत्खनित किया तो बहुत सारे पुरातात्विक सामान भी मिले। तो अब हमारे पास लिखित भी है और पुरातात्विक भी है। लेकिन एक समस्या आन पड़ी है, वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक हम पूर्ण तरीके से अच्छे से पढ़ ही नहीं पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं। और जैसे आगे का इतिहास हम देखते हैं, सम्राट अशोक के समय का इतिहास, मौर्यों का इतिहास, तो वहां पे जो लिखावट थी वो हम पढ़ चुके हैं, ब्राह्मी लिपि। सम्राट अशोक ने जो मुख्यतः लिपि का इस्तेमाल किया था वो ब्राह्मी लिपि थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने खरोष्ठी, यूनानी और अरामाइक लिपियों का भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले पश्चिमोत्तर भारत वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था। लेकिन मुख्य रूप से वो ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग करते थे और भाषा मुख्यतः प्राकृत थी। तो उनके समय का इतिहास, सम्राट अशोक के समय का इतिहास, वो तो हम पूरी तरह से पुनर्निर्माण कर चुके हैं, जिसके लिए हमने साहित्यिक स्रोतों का भी इस्तेमाल किया है और पुरातात्विक स्रोतों का। साहित्यिक स्रोत जैसे मैगस्थनीज की इंडिका और मैगस्थनीज की इंडिका और आचार्य चाणक्य या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, कई सारे अन्य स्रोत भी हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इतिहास के अलग अलग कालखंडों का पुनर्निर्माण करने के लिए जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है वो अलग अलग है। इसी आधार पर हम ये एक काम करते हैं कि चूंकि 20 लाख वर्षों का मानव इतिहास है, तो इतना लंबा समय तो एक साथ पढ़ पाना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांट लेते हैं। और जब हम इतिहास को 3 कालखंडों में बांट लेंगे तो हमारे लिए ये होगा कि पढ़ना आसान हो जाएगा। तो पहला जो हम कालखंड बनाते हैं वो प्री हिस्टोरिक करते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। और प्रागैतिहासिक काल में किसी भी कीमत पर मानव को लेखन शैली का ज्ञान नहीं था, अर्थात इस काल के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए हम लेखन शैली पे निर्भर नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है, लिखना कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला है। तो इस काल के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हम मुख्यतः किस पे निर्भर करते हैं? हम मुख्यतः क्या या 100% पूर्णतः निर्भर करते हैं उत्खनन से प्राप्त या सीधे तौर पे मिल जाएं वस्तुएं। और वस्तुओं के नाम पर यहां पे मुख्यतः जो हमें मिलते हैं वो पत्थर के औजार ही उपलब्ध हो पाए हैं। तो प्रस्तर औजारों के आधार पर और लेखन शैली के पूर्णता अभाव में मानव इतिहास का जो कालखंड जिसका हमने पुनर्निर्माण किया है उसे प्री हिस्टोरिकल एज या प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। दूसरी ओर हमारे पास इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जहां पे इतिहास हमारे पास उसको बनाने का है तो पुरातात्विक के साथ साथ लेखन भी है,
मतलब लिखा हुआ भी कुछ मिला हुआ है, उनकी लिपि के नमूने हमें मिले हुए हैं, परंतु एक समस्या यह है कि उनकी लिपि को पूर्णतः अच्छे तरीके से अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यद्यपि कि समय समय पर दावे किए जाते रहे विद्वत जनों के द्वारा, और अभी कुछ दिनों पहले तो, कुछ महीनों पहले तो हमारे एक राज्य के मुख्यमंत्री ने यह भी बोला कि अगर सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की लिपि को कोई डिकोड कर देगा और पूरी तरह से कर देगा तो उसे लगभग 9 करोड़ रुपया मिल जाएंगे। तो 9 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं है। आप और हम प्रयास करते हैं, देखते हैं शायद हमें ही मिल जाए, फिर हम लोग आप स्टूडेंट्स और आपस में बांट लेंगे अगर हम पढ़ पाए तो, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल वो इतिहास का खंड होता है जहां पे हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य हैं और लेखन भी है, लिपि भी है। और लिपि है तो सही, परंतु हम उसे पूर्णतः पढ़ ही नहीं पा रहे हैं अच्छे तरीके से। तो ये कालखंड मानव इतिहास का, इसे हम आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। इसका अगर हम उदाहरण लेंगे तो वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। या आमतौर पे पहले इसी को हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। और इतिहास का एक कालखंड और होता है जब हमारे पास दोनों साक्ष्य होते हैं, साहित्यिक एवं पुरातात्विक। और जो साहित्यिक साक्ष्य होता है, जो लेखन शैली होता है, उसको पढ़ा जा चुका होता है, तो वो विधिवत जिसे हम कहते हैं ना कि वो हिस्टोरिकल पीरियड है, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल है, ठीक है। तो यहां पर जो लिपि के नमूने हमें मिले हैं वो लिपि डिकोडेड है, पढ़ा जा चुका है। जैसे सम्राट अशोक के समय की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि। और हम ये जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि को एक अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 के आसपास इसको पूरी तरह से पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। जेम्स प्रिंसेप जो अंग्रेज अधिकारी था, और जहां सिक्के छपते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मिंट टकसाल, वहां पर ये एक कर्मचारी था। लेकिन इसको पुरानी चीजों के अध्ययन में बहुत ज्यादा रुचि थी, खास तौर पे सिक्कों का अध्ययन वगैरह ये करते रहते थे। और इन्होंने ही सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि के जितने नमूने मिले थे, स्पेसिमेंस, उनको कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था। और कई वर्षों की मेहनत के बाद ये दिन भर जॉब करते थे और रात भर स्टडी करते थे, ऑब्जर्व करते थे और पढ़ते रहते थे। इन्होंने ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और इन्होंने ही बाद में न केवल ब्राह्मी लिपि बल्कि जो खरोष्ठी लिपि थी उसको भी डिकोड किया था, डिसाइफर, उसको भी पढ़ लिया था, डिसाइफर किया था ब्राह्मी के 10 साल के बाद। तो इनको 10 साल लग गया था खरोष्ठी लिपि को डिसाइफर करने में। बड़ी बात रही है उस जमाने में। अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया था, जो कि भूलना बड़ा मुश्किल है, अगर सिर्फ इनके योगदान को देखें तो हमारे अपने अतीत को जानने के लिए जेम्स प्रिंसेप ने जो काम किया वो बड़ा ही उपयोगी रहा है। तो ऐतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल। अब एक विभाजन तो ये भी है, और एक और तरीका है कि हम बांट लेते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इतिहास को हम खंडों में या टुकड़ों में बांटते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? खंडों या टुकड़ों में बांटने का उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य यह होता है कि हम आराम से अध्ययन कर सकें। अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में इतिहास को बांट लेंगे तो हमारे लिए अध्ययन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इतिहास तो क्रमिक है, इतिहास क्रमिक है, लगातार चला आ रहा है। घटनाएं घटती जाती, हमारा और आपका इंतजार थोड़ी ना कर रही हैं घटनाएं। तो घटनाएं तो घट रही हैं ना,
लेकिन पढ़ने की सुविधा के लिए, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर स्टडी, हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए हम इतिहास को कुछ खंडों में बांट देते हैं। तो इतिहास का जो सेगमेंटल डिवीजन किया जाता है, इतिहास का जो खंडात्मक विभाजन किया जाता है, ये क्यों किया जाता है? ये अध्ययन की सुविधा के लिए किया जाता है। अदरवाइज हिस्ट्री इज कॉन्टिन्यूअस। इतिहास सतत होता है, इतिहास क्रमिक होता है, लेकिन हम इसको तोड़ फोड़ देते हैं, बांट देते हैं, ताकि इजिली स्टडी एंड ऑब्जर्व किया जा सके, अध्ययन किया जा सके। तो हम यहां से प्रारंभ कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ करते हुए फिर हम आद्य ऐतिहासिक काल पे आएंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो कि हमारा ये सबसे पहली बार जो हमारा नगर आया था ना, नगरीकरण हुआ था, यही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने का महत्व तो यह है कि हम इसके अध्ययन से यह समझ पाते हैं कि पहली पहली बार जब भारतीय इतिहास में नगरीकरण हुआ था तो वो नगर कैसे हुआ करते थे। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन आज के इस सेशन में हम स्टडी कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल पर। तो जब लोग मानव प्रस्तर के, आदि मानव प्रस्तर के औजारों का, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे, खुले में या फिर गुफाओं में रहा करते थे और किसी तरह से जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज, आजीविका के साधन के लिए कौन कौन सी रणनीति अपनाते थे, शिकार आदि, इस पर भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बहुत पहले चलते हैं, लगभग हम चलते हैं 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व। तो 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व हम जाते हैं जब, तो कुछ धरती पर कुछ प्रारंभिक प्राइमेट्स हुआ करते थे, बंदर सदृश, बंदर सदृश जंतु, बंदर नहीं, बंदर सदृश प्रारंभिक प्राइमेट्स। ये लगभग 2.40 करोड़ पहले की बात है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि उद्विकास होता है, इवोल्यूशन होता है, बहुत क्रमिक, बहुत धीरे धीरे होता है इवोल्यूशन, लेकिन होता तो है। ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, उद्विकास। हम थोड़ा सा इस वक्त हिस्ट्री को समझने के लिए बायोलॉजी का ही सहारा ले रहे हैं, जीव विज्ञान का सहारा ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। तो इवोल्यूशन होता है यहां से उद्विकास। उद्विकास की इस अवस्था में दो शाखाएं बन जाती हैं अलग अलग तरीके से। एक शाखा जिसमें चिंपैंजी, गुरिल्ला, लंगूर, मकाक, मकाकारीसस जैसे प्राइमेट्स आते हैं। ठीक है, और इन्हें हम, इनकी शाखा को नाम देते हैं होमिनॉइड, होमिनॉइड। ठीक है, ये होमिनॉइड हैं। तो इधर दिख रहे हैं महाशय, ये होमिनॉइड हैं, ये हम और आप नहीं है, जाहिर सी बात है, ये होमिनॉइड हैं। और दूसरी तरफ जो है वो एक और शाखा होती है होमिनिड, होमिनिड। तो इसमें ऑल फॉर्म्स ऑफ मंकीज, बंदरों की समस्त प्रजातियां आ जाती हैं इसमें। चिंपैंजी, गुरिल्ला, ओरंगुटान, मकाकारीसस, मकाकारीसस मतलब जो हमारे साथ बंदर मोहल्ले मोहल्ले में रहते हैं ना, उनको मकाकारीसस बोलते हैं, लाल मुंह वाले बंदर, छोटे साइज वाले मकाकारीसस, वो मकाकारीसस कहलाते हैं। लंगूर, चिंपैंजी, गुरिल्ला, ये सब। और हम इनसे बहुत ज्यादा डीएनए शेयर करते हैं, 99% से भी ज्यादा डीएनए, आनुवंशिक पदार्थ शेयर करते हैं, क्योंकि ये हमारे बंधु हैं, ये मेरे भाई हैं, हमारे भाई हैं। ये पूर्वज नहीं है बंदर हमारे, ध्यान रखिएगा, बंदर हमारे पूर्वज नहीं है, बंदर हमारे साथ हैं, हमारे भाई बंधु हैं। और बंदर और हम, चिंपैंजी, गुरिल्ला, लंगूर, मकाक, ये सब
बहुत ज्यादा डीएनए शेयर करते हैं, बहुत थोड़ा सा ही, 1% से भी कम इनका और हमारा डीएनए वेरी करता है, 1% से भी काफी कम। ठीक है, तो इसमें ये लोग आ जाते हैं और हमारी शाखा होमो वाली है, मनुष्य वाली शाखा होमो वाली शाखा है। तो होमो शाखा का उद्विकास अलग हुआ है और बंदरों वाली शाखा का उद्विकास 2.4 करोड़ पहले से लेकर के जब हम अपनी तरफ बढ़ते हैं तो उनका उद्विकास अलग तरीके से हुआ है। इसीलिए तो लोग आमतौर पे बोल देते ना कि बंदर तो हमारे पूर्वज हैं। ये बात सच नहीं है, बंदर हमारे पूर्वज नहीं है। तो फिर बंदर क्या है हमारे, और हमारे साथी हैं। तो बंदर के पूर्वज और हमारे पूर्वज एक ही लोग हैं। बंदरों के पूर्वज और हमारे पूर्वज एक ही लोग हैं, अन्यथा 99% से भी ज्यादा आनुवंशिक पदार्थ हम थोड़ी ना शेयर कर रहे होते। और दिखने में भी एक जैसे तो नहीं बोल सकता हूं, ठीक है ना, लेकिन है। और बहुत सारे अंतर हैं, अभी हम इस पे आते हैं कि कौन कौन से अंतर हमारे और इनके बीच में हैं। तो होमिनिड और होमिनॉइड ये अलग अलग शाखाएं जा रही हैं, ठीक है। अब बीच में कोई है जो दोनों को जोड़ता है, दोनों को जोड़ता है। जैसे बचपन में पढ़े ना कि विषाणु वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, उसी तरह से बंदरों वाली शाखा और मानवों वाली शाखा, होमो वाली शाखा के बीच में कोई एक कड़ी है, कोई जुड़ रहा है इसमें, कोई हमें जोड़ रहा है। वो अब नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनका कंकाल हमारे पास है। तो ये है एक मोहतरमा का कंकाल, एक स्त्री का कंकाल, मानव स्त्री नहीं, एक स्त्री का कंकाल, जिनके कुछ फीचर्स, जिनके कुछ फीचर्स किसके जैसे हैं, चिंपैंजी के जैसे। चिंपैंजी नहीं, चिंपैंजी, ओरंगुटान, चिंपैंजी, गुरिल्ला के जैसे हैं। और इस कंकाल को हमने नाम दे दिया है लूसी। लूसी का कंकाल लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व का है। 40 लाख ईयर्स बैक, 40 लाख वर्ष पूर्व का कंकाल है लूसी का। और इनकी प्रजाति को हमने नाम रख दिया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस, लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस। ये पेड़ों पर रहती थी, झूलती थी, लेकिन इनमें एक बड़ी खास बात यह थी कि ये कुछ मीटर तक, 200-400-500 मीटर, 1-2 किलोमीटर तक दो पैरों पर चल सकती थी। जबकि बंदर, चिंपैंजी वगैरह लंबे दूरी तक, 200-400-500 मीटर, 1 किलोमीटर तक दो पैरों पे नहीं चल सकते हैं, वो चतुष्पदीय होते हैं, 4 पैरों पे चलेंगे। तो लूसी भी क्वाड्रापीड हैं, चतुष्पदीय हैं, लेकिन इनके कंकाल में जो बदलाव दिख रहा है, जिससे लग रहा है कि लूसी दो पैरों पे लंबे दूरी तक चल सकती थी, लेकिन अंततः फिर उन्हें चारों पैरों पर आना ही पड़ता था, क्योंकि इनका जो पीठ की हड्डी है, बैकबोन, वो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज। लेकिन थोड़ा सा बदलाव है। तो लूसी कनेक्टिंग लिंक है, लूसी कनेक्टिंग लिंक है। किसको जोड़ती हैं? वो जोड़ रही हैं बंदरों वाली शाखा, चिंपैंजी गुरिल्ला वाली शाखा को, और मनुष्य होमो वाली शाखा को जोड़ रही है। हम और आप हैं, हमारा कंकाल। बाद में कभी होगा मेरा ऐसा ही कंकाल, ठीक है ना। होमिनिड, मॉडर्न ह्यूमन और मॉडर्न चिंपैंजी हमारे साथ। चिड़ियाघर में आपने देखा होगा, जंगल में घूमने जाएंगे तो दिख जाएंगे भाई साहब, तो भाई हैं हमारे, सलाम दुआ कर लीजिएगा। और ये नहीं है अब हमारे साथ, ये वाले जो लोग थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस, ये 40 लाख साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। देखिए, जैसे डरिएगा नहीं, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस है। थोड़ा सा इसमें हल्का फुल्का सा इंग्लिश लिखा हुआ है, क्योंकि ये एंथ्रोपोलॉजी जूलॉजी वाला टॉपिक जैसा लग रहा है ना, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। बाकी हिंदी में आपको कराता जाऊंगा, ठीक है, घबराइएगा नहीं। तो होमिनिड और होमिनॉइड, जैसे यहाँ पे दोनों लिखा हुआ आपकी सुविधा के लिए, होमिनिड और होमिनॉइड। तो जो होमिनॉइड हैं वो चिंपैंजी गुरिल्ला ओरंगुटान वाली शाखा है। होमिनॉइड की खास बात ये
कि होमिनॉइड हमारी तुलना में, हमारी शाखा के तुलना में इनके कपाल, खोपड़ी, कपाल का आकार छोटा। तो मस्तिष्क जो कपाल है, मस्तिष्क भी छोटा होगा, ब्रेन इनका छोटा है। शरीर भारी भरकम है, ब्रेन छोटा है। और हमारे शरीर के भार की तुलना में हमारा मस्तिष्क काफी बड़ा है। इनकी तुलना में तो लगभग दोगुना से भी ज्यादा है, दोगुने से भी ज्यादा। जाहिर सी बात है, इसीलिए हमारा बुद्धिमत्ता, हमारे इंटेलिजेंसी काफी ज्यादा है आज के दौर में। तो होमिनॉइड्स के कपाल की क्षमता हमसे आधे से भी कम, लगभग 40%। ये हम होमिनिड हैं। होमिनॉइड्स चतुष्पदीय होते हैं, चतुष्पदीय, 4 पैरों पे चलने वाले, क्वाड्रापीड्स। क्वाड्रा मतलब 4 पैरों पे, पीड्स मतलब पैर, 4 पैरों पे चलने वाले। अब चूंकि ये लोग पेड़ों पर रहते ना, वृक्षों पर निवास करते, तो जाहिर सी बात है कि वृक्षों पे चढ़ना उतरना, डालियों पे छलांग मारना, झूलना के लिए बाहें, अग्रभुजाएं बहुत ही मस्कुलर और लचीली, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो हमारी तो नहीं है, क्योंकि हम पेड़ों पे तो नहीं रह रहे हैं ना। लेकिन हम उन्हीं लोगों से उद्विकास की अवस्था में आगे बढ़े हैं जो पेड़ों पे रहते थे। कैसे पता चला, क्या सबूत है हमारे पास इस चीज का? हमारे पास सबूत है ये देखिए, ऐसे जब मैं कर रहा हूं तो यहां पर ये मांसपेशियां हैं, दिख रहे हैं? ठीक है, मांसपेशियां, आप अपने मांसपेशियों को भी फील कर सकते हैं। तो यहां पे हमारी दो मांसपेशियां हैं। तो कई बार लोग ना कुछ आउट ऑफ कंफ्यूजन, जो क्या बोलते हैं बाबू सोना, लोग कभी कभी इसको काट लेते हैं टेंशन में आकर के। उनको लगता है कि मर जाएंगे, नहीं मरते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, वापस मतलब आज जाते हैं, बच के क्यों बेइज्जती हो जाती है? फिर निकल ही रहो तो भैया पूरा ही निकल लो। यहां कोई भी कट, ये रुधिर वाहिकाएं नहीं है, ये दो मांसपेशियां हैं। ये दो मांसपेशियां हैं जो पेड़ों पर चढ़ने में हेल्पफुल हैं, मदद करती हैं। अब ये चूंकि हम पेड़ों पे नहीं रह रहे हैं, तो ये मांसपेशियां कमजोर पड़ चुकी हैं। और बंदर, चिंपैंजी, गुरिल्ला, ओरैंग्स, ये सब पेड़ों पर अभी भी हमारे बंधु बांधव रह रहे हैं, तो उनकी ये मांसपेशियां बहुत मजबूत हैं, उनकी भुजाएं बहुत मजबूत हैं और मांसपेशीय हैं। हम कमजोर पड़ चुके हैं, क्योंकि हमने बहुत लाख साल से, लगभग 19-20 लाख साल से पेड़ों पे रहना छोड़ दिया है। हम नहीं रहते हैं पेड़ों पर, ठीक है? तो हमारे पेड़ पे चढ़ने उतरने वाली मांसपेशियां काफी कमजोर पड़ चुकी है। इसीलिए लोग इन्हें ब्लड वेसल समझ के काट लेते हैं, गड़बड़ा जाता है मामला, फिर बच जाते हैं। और लचीली और मजबूत अग्रभुजाएं। लेकिन एक समस्या देखिए, समस्या नहीं कहूंगा, फीचर है, विशेषता है कि जो हमारे बंधु बांधव हैं, चिंपैंजी वगैरह, गुरिल्ला जैसे, उनका ये कंकाल है। अगर इस कंकाल का अध्ययन करेंगे तो देखिए, हमारे में और इनके कंकाल में एक बहुत मूलभूत अंतर है। मैं खड़े होकर इसके पढ़ा रहा हूं, आप शायद खड़े होकर या बैठ करके पढ़ रहे होंगे, ठीक है? लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, ये अगर आपको पढ़ाने आ जाए तो ये खड़े होकर 2 पैरों पे नहीं पढ़ा सकते, मेरे जैसे या आपके जैसे नहीं पढ़ सकते खड़े होकर के। ये क्वाड्रापीड हैं, 4 पैरों पे चलने वाले। इन भाई साहब की मजबूरी क्या है? इनकी मजबूरी ये है कि जो इनका ये बैकबोन है, कशेरुक दंड, ये कशेरुक दंड क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम हॉरिजॉन्टल है। और इनकी बुद्धिमत्ता भी हमसे आधे से भी कम है, क्योंकि इनका कपाल ही, खोपड़ी ही बहुत छोटी सी है। और इसी वजह से ब्रेन साइज बॉडी के रेशियो में काफी छोटा है। बॉडी बहुत भारी है और ब्रेन इतना सा, तो इंटेलिजेंस ही कम है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई हाथी का तो ब्रेन बहुत बड़ा है तो इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है। हाथी के शरीर के वजन के तुलना में मस्तिष्क का वजन सापेक्षिक रूप से काफी कम है। पूरे धरती पे शरीर का वजन और मस्तिष्क का वजन सबसे ज्यादा, तुलनात्मक रूप से, सापेक्षिक रूप से जो अनुपात है, वो मनुष्य का है, बहुत ज्यादा किसी भी जानवर से। तो देखिए, अब ये लचीली और मजबूत अग्रभुजाएं, इसीलिए मांसपेशी ज्यादा है ये। और ये जब चलते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए अगर आप चलने की कोशिश करें तो आप हाथ ऐसे रखेंगे, ऐसे तो रखेंगे नहीं, तो टूट जाएगा, हमारा हड्डी वड्डी टूट जाएगा। तो लेकिन ये लोग तो बड़े मजबूत हैं, देखिए ये ऐसे चलते हैं, इसीलिए ये लोग हम दादा की तरह से ऐसे चलते हैं।
चिंपैंजी गोरिल्ला को चलते हुए देखिएगा। तो ये कर्व्ड हैं, हैंड्स आर कर्व्ड, ठीक है ना। इनके हाथ अंदर की ओर, हथेली देखिए, हथेली अंदर की ओर मुड़ी हुई, अंदर की ओर मुड़ी हुई है। हमारे भी हथेली हम सीधा कर लेते हैं पूरा अंदर की ओर मुड़ी, लेकिन अगर आप फ्री छोड़ दीजिए इसको, ऐसे फ्री छोड़ दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही फ्री छोड़ के दोनों हाथ लटकेगा, फ्री छूटेगा, तो उंगलियां बाहर की तरफ जाती हैं या अंदर की तरफ आती हैं? कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। ऐसे तो नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा है, मतलब मिलते जुलते हैं ना। और एक और दिक्कत है भाई साहब के साथ, यानी कि होमिनॉइड ब्रांच के साथ। और हमारे साथ क्या प्लस पॉइंट है? हमारे अंगूठे का पोजीशन ये काफी ऊपर है, और इसी वजह से हम ये पकड़ पाते हैं, औजार बना पाते हैं, काम धाम कर पाते हैं, लिख पाते हैं। अगर ये अंगूठा नीचे खिसका दीजिए यहां पे, तो आप पेन नहीं पकड़ पाएंगे। फिर ऐसे पकड़ेंगे और अंगूठा यहां पे कर दीजिए नीचे, कुछ नहीं कर सकते। डाल पे झूल सकते हैं, दूसरे को जापड़ वपड़ मार सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, ना पेन पकड़ पाएंगे, ना औजार बना पाएंगे, ना ये आकान मकान दुकान, सब जंगल में ही रह गए होते हैं हम। तो हम जंगल से बाहर निकले हैं दो वजहों से। हमारा बैकबोन क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर हुआ है, अंगूठा नीचे से खिसकते 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 ऊपर आ गया है। हैंड्स, आवर हैंड्स आर प्रीहेंसाइल, दैट इज वेल सूटेड फॉर ग्रास्पिंग द थिंग्स, लेकिन इनका नहीं है। ये ऐसे कोई भी चीज नहीं पकड़ सकते, इसीलिए जंगल में ना, वरना हमारे साथ ना रह रहे होते, मकान दुकान हमारे साथ ही रह रहे होते। इनके कुछ रह गई इनमें। क्या रह गया? बैकबोन रह गया, कपाल छोटा रह गया, अंगूठे की हड्डी नीचे ये खिसकी हुई यहां पर है। बस यही तीन चार चीजें हैं जो इनको हमसे अलग की हुई हैं, वरना है तो भाई ही बंधु हमारे ये। ठीक है, जैसे देखिए ना, यहाँ पे हमारा ये पोजीशन है और इनका ये है, काफी नीचे चला गया ये मैच, ये यहाँ से यहाँ पे काफी डिस्टेंस है, ये नजदीक है, तो ये वस्तुएं आप आराम से पकड़ सकते हैं। ठीक, और देखिए कपाल की क्षमता में क्रमिक वृद्धि भी हमें दिख रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हैं उद्विकास की अवस्था में, कौन सी शाखा? हमारी वाली शाखा, मनुष्य वाली शाखा, होमो। होमो, तो होमो शाखा हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पे हम देखिए देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे आते जा रहे हैं इधर से, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो फ्लोरेसेंसिस, होमो नलेडी। तो क्या चीज दिखता जा रहा है, क्या बढ़ता दिख रहा है? कपाल की क्षमता और मस्तिष्क का आकार, यानी कि लगातार इंटेलिजेंसी, हमारी बुद्धिमत्ता लगातार बढ़ती गई है पिछले 20 लाख वर्षों में। और जो होमिनिड, देखिए जो हम होमिनिड है ना, तो हम होमिनिड है, तो इसमें सारे होमो हैं, सारे होमो। तो जैसे होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, जो होमो हैबिलिस हैं, यही दरअसल औजार, प्रस्तर औजार निर्माता है, द टूल मेकर्स। होमो हैबिलिस, द टूल मेकर्स, प्रस्तर औजार बनाने वाले। फिर इनको प्रस्तर औजार बनाते थे, लेकिन बहुत खतरा होता था। ये खतरा ये होता था कि जंगली जानवर मार मार के खा जाएंगे, चीर फाड़ के फेंक देंगे। तो ये क्या करते थे, ऐसे रहते थे और ऐसे विजुअल सर्विलांस यूं यूं देखते रहते थे, कहीं खतरा उतरा ना हो। तो धीरे धीरे ऐसे विजुअल सर्विलांस करते करते और पत्थर के औजार, ये सब पीठ पीठ की हड्डी ट्रेंड होती गई, थोड़ा इवॉल्व होती गई, थोड़ा इवॉल्व होती गई, थोड़ा और इवॉल्व होती गई, और सीधी ऐसे से ऐसे होने लगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, एस शेप वर्टिकल। तो जिन मनुष्यों का बैकबोन एस शेप वर्टिकल हो गया, हम उन्हीं को हमने नाम दे दिया, उनका स्केलेटन सबका है हमारे पास, उनको नाम दे दिया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, ये फर्स्ट इरेक्टेड मैन, फर्स्ट इरेक्टेड मैन, इरेक्टाइल पॉस्चर, इरेक्टाइल पॉस्चर। अब देखिए जैसे ही इरेक्टाइल पॉस्चर आएगा, दो चीजें होंगी। पहला तो ये
कि दो पैरों पे आ जाएगा आदमी, ठीक है, तो बाइपीडल, द्विपदीय, बाइपीडल लोकोमोशन हो जाएगा और हाथ स्वतंत्र हो जाएंगे। हाथ स्वतंत्र हो जाएंगे क्योंकि अब हम हाथों का प्रयोग चलने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ फ्री हो गए। तो जब हाथ फ्री हो गए तो बेबी सिटिंग, बच्चा खिलाना आसान हो गया, औजार बनाना, ये सब चीजें संभव हो पाया तभी जब हम क्वाड्रापीड से चतुष्पदीय से द्विपदीय हुए। और चतुष्पदीय से द्विपदीय होने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही वो हमारे बैकबोन के आकार के बदलने की रही। बैकबोन का आकार बदलता गया, वो क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर होता गया, जबकि होमिनॉइड ब्रांच में जो जिसमें चिंपैंजी, गुरिल्ला वगैरह हैं, उनमें आज तक भी बैकबोन हॉरिजॉन्टल से एस शेप वर्टिकल नहीं हो पाया है। यही उनका लिमिटेशन है, ठीक है, वो यही रह गया उनका लिमिटेशन। देखिए ना यहाँ पे लगातार कपाल, मस्तिष्क की क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। तो मस्तिष्क की क्षमता को हम सीसी, क्रेनियल कैपेसिटी में करके बोलते हैं, क्रेनियल कैपेसिटी। तो क्रेनियल कैपेसिटी यहां से यहां तक आने में लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही है, इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। कपाल की क्षमता में क्रमिक रूप से लगातार बढ़ोतरी और या वृद्धि। और यहां पे अगर हम ले लें कि ये 800 क्रेनियल कैपेसिटी क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है, 800 या 850 क्यूबिक सेंटीमीटर का है, तो यहां पर ये आपको मिलेगा 1650 क्यूबिक सेंटीमीटर, लगभग दुगना। तो उसी हिसाब से बुद्धिमत्ता और कॉग्निटिव एबिलिटीज भी काफी रिफाइंड हैं हम लोगों की। इसका मतलब ये होता है कि अगर चिंपैंजी को दे दीजिए 1 किलो, आधा किलो, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम का बाट और बोला इसको भार के हिसाब से बड़े से छोटे में अरेंज करो, तो चिंपैंजी को इतना सीखने में 6 महीने से 8 महीने लग जाएंगे कि 1 किलो के बाद आधा किलो रखना है, आधा किलो के ऊपर 200 ग्राम, 200 ग्राम के ऊपर 100 ग्राम के ऊपर 50 ग्राम के ऊपर, ऐसे करके। और एक ह्यूमन बेबी भी जल्दी से ये काम कर देगा, जबकि 50 साल का गुरिल्ला ये काम नहीं कर पाएगा, 6 से 8 महीने लग जाएंगे। इसका कारण ही है कि हमारी बुद्धिमत्ता काफी ज्यादा रिफाइंड हो चुकी है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क का आकार समय के साथ साथ भार, शरीर के भार की तुलना में दोगुना हो चुका है। इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। तो और भारतीय उपमहाद्वीप से देखिए जो होमिनिड हैं, होमिनिड के कई कंकाल हमें मिले हैं, होमिनिड के बहुत सारे कंकाल हमें मिले हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग स्थानों से, खासतौर पे शिवालिक की पहाड़ियों से, जिन्हें उन कंकालों को बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया है एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, नृजाति विज्ञानी जो हैं उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया। और इन स्केलेटन का नाम हमने अपने पूजनीय देवी देवताओं के ही नाम पर रख दिया है। जैसे हमने नाम रख दिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे रामापिथेकस, शिव जी के नाम पे शिवापिथेकस और ब्रह्मा जी के नाम पे ब्रह्मापिथेकस। इनको सम्मिलित रूप से बोला जाता है गॉड एप्स ऑफ शिवालिक, ठीक है, गॉड एप्स ऑफ शिवालिक की संज्ञा दी जाती है। और रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ब्रह्मापिथेकस ये होमिनिड हैं और चिंपैंजी, गुरिल्ला वगैरह होमिनॉइड हैं। और दोनों को जोड़ने वाला कनेक्टिंग लिंक जो 40 लाख पहले हुआ करते थे लेकिन वो उद्विकास की अवस्था में खत्म हो गए, वो लूसी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस, जिनके कुछ शारीरिक लक्षण चिंपैंजी और गुरिल्ला वाले थे और कुछ शारीरिक लक्षण हमारे और आपके जैसे थे। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस वो मुख्यतः तो पेड़ों पर रहते थे, लेकिन वो बाइपीडल लोकोमोशन दूर तक कर सकते थे, द्विपदीय, लेकिन मुख्यतः वो चतुष्पदी ही थे, क्योंकि उनका बैकबोन ही हॉरिजॉन्टल बैकबोन था, बैकबोन हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल नहीं था। और हमारा और आपका बैकबोन वर्टिकल होता गया हॉरिजॉन्टल से।
और फिर देखिए कि जो पाषाण काल का अध्ययन है, तो पाषाण काल का अध्ययन वो काल जब होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस है। और होमो सेपियंस में भी पुराने वाले और नए वाले होमो सेपियंस दोनों। तो अब देखिए, जैसे कि अगर हम होमो सेपियंस को लें तो होमो या होमो ब्रांच को ले लें, होमो ब्रांच, ठीक है। होमो ब्रांच में इधर देखिए, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस द टूल मेकर्स, होमो इरेक्टस, ठीक है ना, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और फिर होमो सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियंस, यहां से यहां तक हम आए हैं तो ये लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से उद्विकास होते 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 हम लगभग 8 लाख वर्ष पूर्व से लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व के मध्य में ये सब कुछ हुआ है। यहां पर है होमो हैबिलिस, तो यहां पर है होमो, देखिए यहां पर है हैबिलिस, तो इधर में है सेपियंस। सेपियंस कब है? 8 लाख साल पहले से लेकर के 3 लाख साल पहले के बीच में होमो सेपियंस हैं। तो होमो हैबिलिस से होते हुए होमो इरेक्टस से होते हुए होमो सेपियंस पे आए हैं हम। तो यहां पे जो ये हमने लिखा ना होमो सेपियंस, तो होमो सेपियंस में भी दो कैटेगरी हम लोग बांट लेते हैं। हम लोग का मतलब यहाँ पे जियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट से है, वो दो श्रेणियों में इनको बांट लेते हैं। जो पहली श्रेणी बनती है वो पुराने वाले होमो सेपियंस हैं, जो 8 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 3 लाख वर्ष पूर्व के मध्य में थे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे पुराने वाले, पुरातन पुरातन होमो सेपियंस, ठीक है। और लेटेस्ट वाले, इसको हम क्या कहते हैं, नूतन, लेटेस्ट, नूतन होमो, न्यूटन नहीं, नूतन होमो सेपियंस। और जो पुरातन होमो सेपियंस हैं, अब इनमें अलग अलग हैं, जैसे होमो सेपियंस हिडेलबर्ज, हिडेलबर्ज जगह का नाम है, इसके नाम पे रख दिया हिडेलबर्जेंसिस। होमो सेपियंस क्रो-मैग्नन, यूरोप वाले, होमो सेपियंस क्रो-मैग्नन। इंडिया में होमो सेपियंस नर्मदा घाटी वाले, नर्मदेंसिस। 8 लाख साल पहले से 3 लाख साल पहले के बीच में हमारे नर्मदा घाटी में ये लोग रहा करते थे। होमो सेपियंस, उनका नाम हमने रखा होमो सेपियंस नर्मदेंसिस। या फिर और भी ये पुराने वाले होमो सेपियंस हैं, होमो सेपियंस नडेली, ये लोग, ठीक है। और नूतन जो लेटेस्ट वाले होमो सेपियंस हैं, ये तो बस बेचारे अभी 10 से 15 या ऐसे कर लेते हैं 20 से 15, ये 2-4 साल, हजार साल आगे पीछे हो जाता है ये सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 15 हजार वर्ष पूर्व अभी तो ये नए नए बस हम और आप आ ही रहे हैं। अभी हमें आए उद्विकास में जहां पर 20-20 लाख, 40-40 लाख वर्षों की बात होती है ना, वहां पे 15-20 हजार वर्ष का कोई मोल, कोई मायने नहीं होता है। तो ये जो नए वाले होमो सेपियंस है ना, हम और आप, ये दरअसल इनसे अलग है। होमो सेपियंस काफी मिलते जुलते फिर भी अलग, होमो सेपियंस और 2 बार सेपियंस हो जाते हैं हम लोग। So Homo is our genus, Sapiens is for
species, and another sapiens is for subspecies. तो होमो सेपियंस सेपियंस कहा जा रहा है हमें और आपको। हम लोग एकदम लेटेस्ट वाले होमो सेपियंस है। इसके बाद लेकिन हम भी अंतिम नहीं है और हम भी लगातार और क्या होते जा रहे हैं, इवॉल्व। हम भी लगातार इवॉल्व होते जा रहे हैं उद्विकास में। हमारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। जैसे आपके मुख गुहा का, हमारे और आपके मुख गुहा का शेप ये लगातार बदल रहा है, चेंज हो रहा है। और अब चूंकि देखिए पिछले 10,000 साल से 9-10 हजार साल से हम लोग कुक्ड मील खा रहे हैं, पका करके, उबाल करके, पका करके खा रहे हैं, कच्चा नहीं खा रहे हैं। तो इसके लिए अब हमारे दांत जो पहले बड़े बड़े होते थे और जबड़ा भी हमारा थोड़ा चौड़ा बड़ा होता था, दांत बड़े बड़े होते थे, दांतों के बीच में जगह होती थी। अभी क्या हो रहा है ना कि पिछले 9-10 हजार साल से जब हम आगे बढ़े, हमारी तरफ 2025 की तरफ आए हैं, तो जबड़े में जगह ही कम पड़ती जा रही है। क्यों? और दांत भी देखिए छोटे होते जा रहे हैं। और छोटे तो छोड़िए, ज्यादातर बच्चों के आप खुद देख लीजिएगा, मेरे तो फिर भी ठीक है, आप लोगों से पुराना ही हूं ना, तो सीधे हैं, सीधे हैं। देखिए आप लोगों में से ज्यादातर लोगों की जो नई पैदाइश है बाद की, अब या अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके ज्यादातर के दांत उबड़ खाबड़ एक दूसरे पे चढ़े हुए, ओवरलैप करते हुए पूरा एकदम उबड़ खाबड़ हो गया दांत, पूरा डेंटिस्ट्री एकदम उखड़ गया है, उबड़ खाबड़ हो गया है। क्योंकि वो जगह कम पड़ता जा रहा है ना लगातार। और आने वाले वक्त में ना इतना जगह कम हो जाएगा अंदर में कि 32 दांत नहीं होंगे, बस 28 रह जाएंगे। और आप में से भी काउंट करिएगा, अभी बैठ करके काउंट करिए तो कितने निकलेंगे आप लोगों से। ज्यादातर बच्चों के 28 दांत निकलेंगे, 32 ही नहीं है। मेरा खुद ही नहीं है, मैं आपको क्या बोलूं। तो अगर मेरा किसी से झगड़ा हो जाए तो कोई मेरा 32 ही नहीं तोड़ सकता, 28 ही तोड़ सकता है, क्योंकि 28 ही दांत हैं। तो वो जिसको बोलते हैं ना विजडम टीथ, वो भी नहीं निकला भाई। जबड़े में जगह ही नहीं बच रहा है, कहां से निकलेगा। आप लोग के भी तो अब और एकदम ही, और मेरा तो फिर भी चलिए ठीक है थोड़ा सीधा, ज्यादातर बच्चों का तो उबड़ खाबड़ हो जा रहा है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट वाले होमोसेपियंस है, ये भी लगातार इवॉल्व होते जा रहे हैं, इवॉल्व होते जा रहे हैं, इवॉल्व होते जा रहे हैं। 10,000 साल बाद, 15,000 साल बाद हम ऐसे नहीं रह जाएंगे जैसे हमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ चुके होंगे। हो सकता हो कि हमारा जबड़ा और छोटा होता जाए और हमारी मुंडी और बड़ी होती जाए, क्योंकि हम ज्यादातर इस्तेमाल करते जा रहे हैं। पता नहीं, ठीक है। इस तो रिसर्च पेपर्स की बातें हैं, अब इतना डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं। जनरल स्टडीज में पता तो है किस दिशा में जाएगा उद्विकास, लेकिन उसको डिस्कस करना यहाँ पे बेमानी है, कोई मतलब नहीं रह जाता है उसका। इंटरेस्टिंग बहुत है ये सब कुछ जो तो है। तो हम क्या करते हैं ना कि पाषाण काल को या पाषाण युग को, जिसमें हमारे पूर्वज रहा करते थे, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस पुराने वाले, उसको हम पत्थर के औजारों के आधार पर, पत्थर के औजारों के आधार पर और आजीविका के साधन के आधार पर बांट लेते हैं, ताकि पढ़ना थोड़ा आसान हो जाए। क्योंकि ये तकरीबन तकरीबन 19 लाख और 90,000 साल का इतना ही बस है। और इसमें चेंज इतना अल्ट्रा स्लो, अल्ट्रा 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 स्लो है कि बस खाली पत्थर के औजारों का आकार ही बदल रहा है और थोड़ा बहुत खान पान के साधन जो हैं, इस सबसिस्टेंस पैटर्न, वो बदल रहा है। बड़ा बदलाव आ ही नहीं रहा है। 19,90,000 95,000 साल तक मानव इतिहास में कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। एकदम अल्ट्रा 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 स्लो मोशन में चेंजेस आए हैं। तो वो पाषाण युग है, पत्थर के औजार। और पाषाण युग तो उसको हम विभाजित कर देते हैं, जैसे पूरा पाषाण काल, फिर दूसरा मध्य पाषाण काल, और फिर नव पाषाण काल। ठीक है, इसको हम कहते हैं, उधर बाईं तरफ लिखा हुआ है अंग्रेजी में आपके लिए, पैलियोलिथिक। मीजो मतलब होता है मध्य में, मीजोलिथिक। तो मध्य वाला जो काल होता है ना, वो संक्रमण काल होता है, छोटा होता है। और फिर नवपाषाण काल 10,000 साल, 9-10 हजार साल पहले। तो यहां पे हम चलते हैं ना पैलियोलिथिक, तो 20 लाख से शुरू करते हैं। 20 लाख वर्ष पूर्व से होते हुए पूरा पाषाण, फिर पूरा पाषाण काल को ना भी 3 भागों में हम लोग बांट देते हैं।
पत्थर के औजारों के आधार पे, जैसे निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक, और फिर उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक। तो इसमें जो पत्थर के औजार हैं जिन्हें हैंड एक्सेस, चॉपर्स बोलते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक में फलक औजार, फ्लैक्स और स्क्रेपर्स, अपर पैलियोलिथिक में ब्लेड्स या ब्यूरिन्स। ठीक है, वो अभी मैं दिखा देता हूं तो आपको आकार समझ में आ जाएगा। पहले देख लीजिए कितने भाग हैं। तो 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष या 15,000 20,000 वर्ष पूर्व तक, ये तो बहुत सटीक वर्ष बता पाना संभव नहीं होता, लगभग में लिया जाता है। तो 2-4 हजार 10,000 साल आगे पीछे आराम से हो जाता है। तो 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के लगभग 40,000 अगर हम ले लें अधिकतम 40,000 वर्ष पूर्व, तो ये है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जिसमें निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल, निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। अब लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक में जो औजार मिल रहे हैं, देखिए वो ये हैं। ये लोअर पैलियो, निम्न पूरा पाषाण के औजार हैं। फिर ये मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल के औजार हैं, फ्लैक। और फिर ये ब्लेड है, ब्लेड, ये है उच्च पूरा पाषाण काल का औजार। तो ये जो पहला कालखंड है ना, 19,60,000 वर्षों का मानव इतिहास बहुत लंबा है। तो इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या कर दिया हमने, पहला कर दिया निम्न पूरा पाषाण, फिर मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक में कोर टूल्स हैं, बड़े बड़े आकार के कोर टूल्स हैं जिनको डंठल में बांध करके, बड़े बड़े डंठल में बेल बूटे से बांध करके कुल्हाड़ी के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड एक्सेस बोलते हैं उनको, हस्त निर्मित कुल्हाड़ी। तो वो लोहे और धातु वाली कुल्हाड़ी नहीं। निम्न पूरा पाषाण, लोअर पैलियोलिथिक। ये रहा मिडिल पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक। ये नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, व्हाइट पे ब्लू नहीं आ रहा है। मिडिल पैलियोलिथिक, ठीक है। और ये अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक में बड़े बड़े औजार हैं, कोर टूल्स कह रहे हैं। मिडिल पैलियोलिथिक में फलक, ये वाले फ्लैक्स, चपटे धारदार क्वार्ट्ज पत्थर के। और अपर पैलियोलिथिक में ब्लेड्स, दांतेदार, एक तरफ या दोनों तरफ वाले भी पत्थर वाले औजार हमारे पास मिले हुए हैं, उपलब्ध हैं। तो ये कटिंग एज, काटने में बहुत तेज दराती के जैसे हैं। और आलू काटने के लिए चाकू आता ना, एक तरफ जो नुकीला नुकीला दांत जैसा बना होता है, उसी तरह से, लेकिन ये पत्थर का दांतेदार, ये एक तरफा दांतेदार ब्लेड। कभी कभी हमें ये भी ऐसे भी मिले कि दोनों तरफ भी बना हुआ, इधर भी ये नुकीला कर दिया अगर हम, तो पैरेलल साइडेड ये हो जाएगा, ये पैरेलल साइडेड ब्लेड हो जाएगा। फिलहाल वन साइडेड ब्लेड है ये। तो पूरा पाषाण का 3 भाग हो गया, निम्न, मध्य और उच्च पूरा। निम्न मध्य का कोर औजार, निम्न या निम्न पूरा पाषाण का, ठीक है, कोर औजार लोअर पैलियोलिथिक का। मध्य पूरा पाषाण का फलक औजार, उच्च पूरा पाषाण काल का ब्लेड, ठीक है। ये पूरा पाषाण काल का 3 भाग, ठीक है। पूरा पाषाण काल का 3 भाग हो गया, निम्न, मध्य और उच्च। फिर बीच का एक संक्रमण काल आएगा, मीसोलिथिक पीरियड, जो
पुरा पाषाण और नवपाषाण के बीच का होगा। ये बहुत छोटा पीरियड होगा, 4-5 हजार वर्षों का या 7-8 हजार वर्षों का, थोड़ा बहुत आगे पीछे हम कर सकते हैं, इसमें हमारे पास इतनी छूट है प्रागैतिहासिक काल में। तो मीजोलिथिक पीरियड में पत्थर के औजार थोड़े से बदलते हैं और पत्थर के औजार बदल के छोटे आकार के हो जाते हैं। तो जो छोटे आकार के प्रस्तर औजार हैं, ये इनको हम नाम देते हैं माइक्रोलिथ्स। सूक्ष्म प्रस्तर टूल्स या औजार। तो जो सूक्ष्म प्रस्तर औजार हैं, ये सूक्ष्म प्रस्तर औजार ये कब के हैं? मध्य पाषाण, मीसोलिथिक पीरियड के हैं, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के हैं। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और फिर उच्च पुरा पाषाण काल में जब आएंगे ना, सॉरी नवपाषाण काल में, कुछ नहीं, नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में चीजें और ज्यादा बदल जाएंगी और पॉलिश युक्त प्रस्तर औजार हो जाएंगे। तो एक बार देखिएगा जरा ध्यान से, समरी समझिएगा। ठीक है, समरी। तो पाषाण काल, स्टोन एज, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, और पूरा पाषाण काल का फिर 3 भाग कर लेते हैं। निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो इसमें जो प्रस्तर औजार हैं, और ये 20 लाख साल वर्ष से शुरू करके 40,000 वर्ष पूर्व तक आ रहा है हमारे से। ठीक है, और यहां पर बड़े बड़े आकार के कोर टूल्स हैं, कोर। ठीक है, फिर यहां पे फ्लैक्स, चपटे धारदार फलक औजार हैं। एक एक करके हम एक एक लेते हैं। और अपर पैलियो में, उच्च पूरा पाषाण में, यहां पर कोर, फ्लेक्स, और यहां पर ब्लेड, और वो भी दांतेदार, चाहे एक तरफ या चाहे दोनों तरफ, डेंटिकुलेटेड दांतेदार ब्लेड्स। जब हम यहां से आगे बढ़ते हुए मध्य पाषाण काल में आते हैं, तो मध्य पाषाण काल लगभग हम इसको ले लेते हैं 40,000 वर्ष पूर्व के आसपास से प्रारंभ मान लेते हैं इसको, और थोड़ा सा आप आगे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहां पर पत्थर के औजारों के आकार प्रकार में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, और जो अभी तक बड़े आकार के प्रस्तर औजार मिल रहे थे, अब वो छोटे आकार के प्रस्तर औजार हो रहे हैं। तो अब इन्हें हम नाम देते हैं माइक्रोलिथ्स, सूक्ष्म प्रस्तर औजार, सूक्ष्म प्रस्तर औजार नाम दे रहे हैं, माइक्रोलिथ्स। और जब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, लगभग 10,000 वर्ष पूर्व के आसपास, 9-10 हजार वर्ष पूर्व के आसपास आ रहे हैं, तो यहां पे फिर चेंज दिख रहा है, और हमें मिल रहे हैं यहां से इस जगहों, अलग अलग जगहों से पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, यानी कि घिस घिस कर पॉलिश टिकना किया गया, पॉलिश प्रस्तर औजार। ठीक है, तो यही लिखा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्रस्तर औजारों के आकार, प्रकार, उपयोगिता के आधार पर हम भारतीय पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांट लेते हैं।
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल चूंकि बहुत लंबा है, 19,60,000 वर्षों का, तो फिर से उसको भी 3 भागों में बांटने पड़ना सही रहता है। निम्न लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण, फिर दोनों के। तो पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच में संक्रमण का काल छोटा सा काल होता है, हमेशा संक्रमण याद रखिएगा, संक्रमण का, बीच का संक्रमण का काल छोटा सा काल होगा। और फिर इसमें माइक्रोलिथ, फिर यहां से होते हुए पॉलिश युक्त स्टोन टूल्स, प्रस्तर, औजार, ये। और इसी के साथ साथ इसमें जुड़ता जाएगा आजीविका का साधन, आजीविका का साधन। ठीक है, तो यहां पे हम होंगे हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स एंड गैदरर्स हैं, अर्थात शिकारी एवं खाद्य संग्राहक। शिकारी एवं खाद्य संग्राहक हैं यहां पे हम लोग। हम लोग का मतलब हमारे पूर्वज, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, शिकारी एवं खाना इकट्ठा करना। मतलब खेतीबाड़ी नहीं हो रही है, ना खेतीबाड़ी हो रही है, ना पशुपालन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और जब हम इधर आते हैं तो पहले से तो चला ही आ रहा है हंटर्स एंड गैदरर्स, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, प्लस इसमें जुड़ जाएगा हर्डर्स। हर्डर्स मतलब पहली बार हमें शिकारी प्लस खाद्य संग्राहक और इनके साथ ही साथ प्लस कर दीजिए इसमें पशुपालन, भेड़, बकरियां, इनका पशुपालन कर दिया जाएगा। ये भी समझ में आ रहा है कि भेड़ बकरियों जैसे सीधा बनेंगे तो पशुपालन हो जाएगा ना। तो भेड़ बकरियों जैसे बहुत सीधा बन के मत रहिएगा, बुद्धिमान बनिए, सीधा नहीं ज्यादा बनना है। बहुत भोले भाले बनने से लोग मिसयूज कर लेते हैं। तो शिकारी प्लस खाद्य संग्राहक प्लस पशुपालन, ठीक है। और यहां जब हम आएंगे तो फिर एक चीज बाकी सो तो चलता जा रहा है, हंटर्स प्लस गैदरर्स, हंटर्स प्लस गैदरर्स, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक प्लस पशुपालन भी है, लेकिन प्लस यहां पे अब जुड़ जाएगा खेती बाड़ी, कृषि, एग्रीकल्चर। तो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक से होते हुए शिकारी, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक, और शिकारी, खाद्य संग्राहक, पशुपालक से होते हुए इसमें कृषि मूलक गतिविधियां भी जुड़ रही हैं। कब? नव पाषाण काल में ये जुड़ रही हैं। ठीक है, तो जो देखिए पाषाण, पूरा पाषाण काल है और मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में हमने बांटा है, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। ठीक है, और अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी हिस्सों में निम्न पूरा पाषाण कालीन वो प्रस्तर औजार पाए गए हैं। ठीक है, जो प्रारंभिक पूरा पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरण या औजार हैं वो बड़े आकार के भारी भरकम कोर उपकरण या कोर, अभी हमने लिखा भी था, कोर औजार हैं। और कोर औजार जो मुख्यतः बने हुए वो क्वार्ट्जाइट पत्थर के बने हुए, क्वार्ट्जाइट, और इनको हमने प्राप्त किया हुआ है पोतवार पठार और शिवालिक की पहाड़ियों से, जहां होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस जैसे हमारे पूर्वज रहा करते रहे होंगे। और राजस्थान में एक गांव साबरमती, साबरमती अहमदाबाद में भी है लेकिन राजस्थान में भी एक गांव है साबरमती, वहां से भी हमने ऐसे प्रस्तर उपकरण प्राप्त किए। और साबरमती गांव जो राजस्थान में, वहां तो बड़ा जबरदस्त रहा है कि वहां से हमने निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण काल तीनों प्रकार के औजार पाए गए हैं। जैसे कि निम्न पूरा पाषाण काल के कोर,
मध्य पूरा पाषाण काल के फलक और उच्च पूरा पाषाण काल के ब्लेड्स तीनों मिल रहे हैं हमें राजस्थान में साबरमती गांव। और सबसे बेहतरीन खोज हमें मध्य प्रदेश में भोपाल से कुछ 51 किलोमीटर दूर भीमबेटका नामक इस स्थल है या गुफाएं हैं जो वहां से मिल रही हैं। और भीमबेटका और तमिलनाडु में एक स्थल है अत्तिरपक्कम, इसमें से जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो भीमबेटका। और भीमबेटका में जो चट्टानें हैं वहां पे लगभग 642 गुफाएं मिलती हैं हमें। और 642 गुफाओं में से लगभग 450 गुफाएं ऐसी हैं जहां से हमें साक्ष्य मिल रहा है कि वहां निश्चित तौर पे मनुष्य रहा करते थे, क्योंकि उन गुफाओं की दीवारों पर मीजोलिथिक पेंटिंग किया गया है, चित्रकारी स्केचिंग और पेंटिंग किया गया है, और वो अपने तमाम दैनिक गतिविधियों को दर्शाया गया है। तो भीमबेटका की गुफाओं को मानव ने बहुत लंबे 19 लाख लगभग 90,000 साल तक इन गुफाओं में मनुष्य ने निवास किया है। 19,90,000 साल तक निवास किया है, लगातार निवास किया है। तो इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं भीमबेटका से। तो भीमबेटका की गुफाएं में यहां पर पूरा पाषाण और मध्य पाषाण, इन दोनों तीनों के क्षेत्रों के भागों के साक्ष्य मिलते हैं जो कैटेगरी हमने बनाया है, ठीक है ना। और जब हम निम्न पूरा पाषाण काल में हैं तो कोर औजार और वो क्वार्ट्जाइट पत्थर के मिले हुए हैं। और जब हम मध्य पूरा पाषाण में आ रहे हैं तो पत्थर के औजारों में लगातार हमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जो हैंड एक्सेस हैं, हाथ की कुल्हाड़ियां, हैंड एक्सेस यानी कि पत्थर को ही डंठल में बेल बूटे से लपेट के कुल्हाड़ी जैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी को बोल रहे हैं हैंड एक्सेस, हाथ कुल्हाड़ी। और अन्य उपकरण और क्लीवर या भेदनी, ये तो चल ही रहे हैं, खत्म नहीं हुए अगले युग में मध्य पूरा पाषाण काल में। जैसे भेदनी इस तरीके का रहा होगा। अब भेदनी का इस्तेमाल क्या करते रहे होंगे ना, जैसे मान लीजिए इनका मांस खत्म हो गया, शिकार का मांस खत्म हो गया, तो मांस से नहीं बचा, अब क्या खाएं, तो ये हड्डियां तोड़ते थे पत्थर से। और हड्डियां तोड़ा तो हड्डियों के अंदर क्या होता है ना, वो बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। तो वो भेदनी से ये भेदनी ऐसे उसको हड्डी में कोच के उसका जो बोन मैरो होता है वो निकाल के खा जाते थे। यहां तक हम ऐसे ही पहुंचे हैं, क्या ही किया जा सकता है। अब वो तो बेचारे वेज और नॉन वेज नहीं वहां पे देख रहे थे, वहां तो जिंदा रहने का था कि बस किसी तरह से बच जाएं और अपनी अगली पीढ़ी को बचा लें, ठीक है। तो सिंधु और झेलम नदियों के बीच में जो पोतवार पठार, वहां से हमें हल्के ब्लेड वाले औजार मिल रहे हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल में कोर, मध्य पूरा पाषाण काल में ब्लेड औजार, मुख्य रूप से ब्लेड औजार इस युग की सबसे खास बात है, विशेषता, चारित्रिक विशेषता है। और फिर उच्च पूरा पाषाण काल है। ये उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 वर्ष पूर्व के आसपास से आप इसको ले सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ना, वहां पर तीनों काल में हमें साक्ष्य मिल रहा है कि मनुष्य वहां पे रहा करते थे। यहां तक कि मध्य पूरा पाषाण काल से उच्च पूरा पाषाण काल से होते हुए मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में भी हमें भीमबेटका में रहने के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो भीमबेटका एक ऐसी जबरदस्त जगह है जहां से हमें अपने पूरे इतिहास की जानकारी मिल जा रही है, जो आदि मानव जिन्हें हम लोग कहते हैं प्रस्तर युग, स्टोन एज कहते हैं। और फिर जब मध्य पाषाण काल में हम आते हैं तो मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार वो छोटे हो जाते हैं, माइक्रोलिथ्स हो जाते हैं। ब्लेड, तीर के नोक, तीर का मतलब पत्थर का ही तीर का नोक और छीलने उलने के लिए स्क्रैपर आदि आ जाते हैं। शिकार मध्य पाषाण काल में, शिकार तो चल ही रहा पहले से, मछली पकड़ना और प्रारंभिक पशुपालन। तो मध्य पाषाण काल में जो खास बात है वो हमें शुरुआती दौर का पशुपालन ये मिल रहा है। तो जो पूरा पाषाण काल है उसमें पशुपालन के साक्ष्य नहीं है, तो पशुपालन के साक्ष्य हमें कब मिल रहे हैं? मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे हैं। जैसे अभी हमने यहां पे लिखा भी है, तो पूरा पाषाण काल में शिकारी और खाद्य संग्राहक हैं।
मध्य पाषाण काल में शिकारी प्लस खाद्य संग्राहक प्लस पशुपालन, यहां प्रारंभिक पशुपालन। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल, तो यहां पे शिकारी, खाद्य संग्राहक, पशुपालन के साथ साथ कृषि कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं। और कृषि वाला जो गांव पहली बार मिल रहा है विश्व में, वो 10,000 वर्ष पुराना है। 10,000 वर्ष पहले, हमारे से 10,000 वर्ष पूर्व ही कृषि के साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहे हैं। कृषि करना प्रारंभ किया था पुराने वाले होमोसेपियंस ने, आर्काइक होमोसेपियंस के बाद वाले जो होमोसेपियंस थे। हमारी तरफ जब बढ़ेंगे तो हम लोग लेटेस्ट होमोसेपियंस है, और हमें आए हुए 10-15 हजार साल हो रहा। तो हम ही लोग थे जिन्होंने 10-15 हजार साल पहले होमोसेपियंस सेपियंस ने खेती कृषि कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर शिकारी, खाद्य संग्राहक, पशुपालन प्लस कृषि, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। और जब हम नवपाषाण काल की ओर आ रहे हैं, तो हम खाद्य उत्पादन की तरफ आ रहे हैं, कृषि उत्पादन की तरफ आ रहे हैं। और दुनिया का पहला गांव, कृषि गांव, लगभग 10,000 साल पहले उभरता है। और जो पश्चिमी एशिया ना, वेस्ट एशिया, तुर्की तुर्की ये कहते हैं अब, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, लेबनान की तरफ हमें ये मिल रहा है कि वहां से साक्ष्य मिलते हैं कि 10,000 साल पहले गेहूं और जौ की खेती होती थी। और ये जॉर्डन, ईरान, तुर्की जैसे क्षेत्रों से हमें इसी समय खेती के साथ साथ पशुपालन के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, तो बलोचिस्तान एक क्षेत्र है, फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है। तो बलोचिस्तान में मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल हमें मिला जहां के उत्खनन खुदाई से हमें जौ और गेहूं की खेती और भेड़ और पशुपालन, बकरी, भेड़, इनके पालन के साक्ष्य मिलते हैं। और जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे इलाहाबाद, विंध्या और मिर्जापुर, वहां से हमें चावल की खेती के साक्ष्य मिल रहे हैं, जंगली किस्म का चावल। ठीक है, जंगली किस्म का चावल जैसे कोल्डिहवा, कोल्डिहवा से हमें मिल रहे हैं साक्ष्य कि जंगली किस्म का चावल उगाया जाता रहा होगा। वो साक्ष्य हैं हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है ना। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट से हमें चावल की खेती के साक्ष्य कोल्डिवा आदि स्थलों से प्राप्त होते हैं। और जब हम नवपाषाण काल की ओर आ रहे हैं, तो खाद्य उत्पादन, तो इसको देखिए, नवपाषाण काल हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था मानव इतिहास में, क्योंकि ये एक बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है। अब यहाँ पे पत्थर के औजार पॉलिश चिकने हो गए, घिस घिस के चमकाया गया है। खाद्य उत्पादन का प्रारंभ हो चुका है, और मृदभांड, मिट्टी के बर्तन बड़ी संख्या में बनना शुरू हो गए, क्योंकि जैसे ही हम उपज उपजाएंगे कृषि, तो मिट्टी के बर्तन बनाएंगे और यहीं से खाना पकाने लगेंगे हम लोग। तो जाहिर सी बात है, जब पका के खाएंगे तो दांतों का आकार और हमारा जबड़ा, ये सब इसके अंदर की जगह कम होती जाएगी, और अलग अलग जीवन शैली आ रही है। जैसे जैसे हम कृषि आ जाएंगे, तो हम एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। जब तक हम शिकार कर रहे थे, खाद्य संग्राहक वगैरह थे, तो हम मिल करके रहा करते थे, क्योंकि खतरा बहुत होता था। और जब हम कृषि मूलक हो गए, फसलें, गेहूं, जौ आदि की खेती करने लगे, और थोड़ा बहुत चावल वगैरह भी, तो हम एक दूसरे से दूर हटने लगे। और फिर जब सेडेंट्री लाइफ, कॉलोनियल की बजाय, एक जगह रहने के बजाय दूर दूर सेडेंट्री लाइफ होने लगेगा। और फिर हमने ये भी किया कि जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर भी कर लिया, कि चलिए अच्छा ठीक है कि स्त्रियां बेबी सिटिंग करेंगी, घर का काम करेंगी, और पुरुष लोग बाहर शिकार करेंगे, कुछ खाने को इकट्ठा करेंगे, खाना लेकर के आएंगे, पशुपालन करेंगे, ये सब काम पुरुष लोग कर लेंगे। तो जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, लिंग आधारित श्रम विभाजन भी हमें नवपाषाण काल में ही दिखाई देता है, जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। तो और पिट ड्वेलिंग के भी हमें, हमारे पास एविडेंसेस हैं। पिट ड्वेलिंग, देखिए, पिट ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में हमें पिट ड्वेलिंग मिलेगा। तो पिट ड्वेलिंग का मतलब जहां पे बहुत ज्यादा ठंड है, बर्फबारी भयानक हो रही है, तो वहां पे जमीन के ऊपर रहने से आदमी किकुड़ सिकुड़ के मर जाएगा, क्योंकि उस जमाने में जैकेट, रजाई वजाई कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो अगर हम मकान गर्त में, गड्ढे में, जमीन के नीचे बनाए, तो नीचे गर्म रहेगा। तो गर्त आवास बोलते हैं इसको। पिट ड्वेलिंग के हमें साक्ष्य मिल रहे हैं, गर्त आवास के साक्ष्य मिल रहे हैं, पिट ड्वेलिंग। और वो कश्मीर से, कश्मीर में दो जगह है, एक है बुर्ज होम,
प्लेस ऑफ बर्च, बर्च ट्री, बुर्ज वृक्ष, बुर्जहोम और गुफ कराल, गुफा, गुफ कराल, ये दो क्षेत्र हैं कश्मीर में, गर्तावास के साक्ष्य देते हैं, पिग ड्वेलिंग के साक्ष्य देते हैं। और यहाँ पे तो हमें ये भी मिल रहा है कि डेड बॉडी दफनाया गया है और डेड बॉडी के साथ अगर ऐसा लग रहा है जैसे उस आदमी का कुत्ता पालन उसने किया होगा, कुत्ता पाल रहा होगा, डॉग पालता था और उसको भी दफना दिया गया। ठीक है, ये है। और अब देखिए नवपाषाण काल में आ गए हम, पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से होते हुए नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल की विशेषता क्या है? शिकार तो हो ही रहा है, शिकार तो शुरू से हो रहा है। आखेट संग्रह से, आखेट खाद्य संग्रहण पशुपालन से होते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है नवपाषाण काल का कि हम लोग कृषि उत्पादक हो चुके हैं। और देखिए जब कृषि उत्पादक होंगे तो स्थायी जीवन होगा, स्थायी जीवन होगा तो गांव भी तो बनाएंगे ना, तो यही तो गांव बनने शुरू हो जाएंगे, तो स्थायी ग्रामीण जीवन का विकास हो जाने लगेगा। और पाषाण उपकरण है, अभी तो धातु का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो धातु का इस्तेमाल चूंकि नहीं हो रहा तो पत्थर के ही औजार हैं, और वो लेकिन वो पत्थर के औजार अब पॉलिश युक्त हैं। और पशुपालन में गाय, भेड़, बकरी आदि का पालन किया जा रहा है। मिट्टी के बर्तन का बड़ी संख्या में अब प्रचलन हो जाएगा। घर निर्माण कैसे करेंगे? कच्ची ईंट, कीचड़ काचड़, कच्ची ईंट, रीड वगैरह, सरकंडा, लकड़ी, घास, इन्हीं का। अन्न भंडारण, अब चूंकि खेती हो रही तो थोड़ा बहुत बचा के रखेंगे मुसीबत के लिए, तो अन्न का भंडारण करना पड़ेगा भाई। और सामाजिक आर्थिक जटिलता में अब जब जीवन में थोड़ी सी खुशियां समृद्धि आई तो जीवन थोड़ा बहुत जटिल तो होगा, और लाइफ स्टाइल थोड़ा सा कॉलोनियल की बजाय सेडेंट्री हो जाएगा, और छोटे छोटे गांव बनाना शुरू कर देगा आदमी, एक दूसरे से दूर होने लगेगा नाते रिश्तेदारी में, और गांव बसाना बनाना शुरू कर देगा। और नवपाषाण काल के हमें तीन खास तौर पे क्षेत्र देखने को मिल रहे हैं, तीन महत्वपूर्ण नवपाषाण क्षेत्र, और हमने इसे बांटा है प्रस्तर कुल्हाड़ियों के आधार पर। प्रस्तर कुल्हाड़ियां, पत्थर के कुल्हाड़ियां, वही पत्थर के औजार डंडे में बांध करके, बेलबूटे से लगा करके। और कश्मीर घाटी के उत्तर में श्रीनगर के पास, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बुर्जहोम नामक स्थल है, और बुर्जहोम में गर्त आवास, शिकारी व मत्स्य पालन, क्योंकि 10,000 12,000 साल पहले ही बर्फ पिघल रही है, और जब आइस एज खत्म हो रहा है, जब बर्फ पिघल गई तभी तो मछलियां आएंगी, तैरेंगी। शिकारी व मत्स्य पालन, मत्स्य पालन क्या, मछली पकड़ना है। और इस जगह से हमें मूल रूप से यही कृषि ना पशुपालन, ना तो कृषि ना तो पशुपालन, बर्फबारी वाला क्षेत्र है ना, बहुत ठंडा प्रदेश है, तो शुरुआत में यहाँ पे ना तो एग्रीकल्चर दिख रहा है ना तो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन दिखाई दे रहा है, तो मतलब शिकार और मत्स्य पालन पे ही चल रहे हैं ये लोग। औजार पॉलिश युक्त हैं, और तो और हड्डियों के भी औजार यहां से दिख रहे हैं, और एक आदमी को उसके पेट डॉग के साथ दफन किया गया है, दफनाया गया, वो भी हमें एविडेंस मिल रहा है। कहां से? कश्मीर के कश्मीर घाटी के उत्तर में श्रीनगर के पास बुर्जहोम से। और इधर मध्य भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में, गोदावरी नदी के दक्षिण में ग्रेनाइट चट्टानों के ऊपर, अब इधर ग्रेनाइट की चट्टानें होती हैं गोदावरी जी के दक्षिण में, तो ग्रेनाइट की चट्टानों का बेस बनता है वहां पर हमें बसावट के साक्ष्य मिल रहे हैं। स्टोन ब्लेड का इस्तेमाल हो रहा है, पशुपालन है, भेड़ बकरियों के साक्ष्य, हड्डियां वगैरह मिली हैं। बड़ी मजेदार बात है कि पत्थर की चक्की मिल रही है, पत्थर की चक्की। और पत्थर की चक्की आप समझते होंगे कि एक गोल चक्की ऐसे है और एक और उसके ऊपर डंडी लगी, ऐसे चलाते थे उसको। गांव में मैं अपने यहाँ भोजपुरी में क्या कहते हैं, जाता, जाता कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते होंगे पता नहीं, मुझे वो बताइएगा, देखते हैं आप लोग क्या कहते हैं। तो ठीक है, तो पत्थर की चक्की, अनाज पीसना, जाहिर सी बात है अनाज पीसने के लिए बचपन में देखा है हमने, आज भी शायद गाँवों में इस्तेमाल होता होगा, तो नहीं बता सकता हूँ। अब चीज़ें बहुत तेजी से गाँव में बदल चुकी हैं, ठीक है ना। तो इधर आते हैं, अब तीसरा देखते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, असम की पहाड़ियों के क्षेत्र में, मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है ना, तो गारो की पहाड़ियों में। इसके अतिरिक्त आप देखिएगा कि मिर्जापुर यूपी में, ईस्टर्न यूपी में मिर्जापुर
और इलाहाबाद क्षेत्र में हमें प्रयागराज, जो अब नाम कर दिया गया है, धान की खेती के, कोल्डीवा वगैरह से धान की खेती के साक्ष्य हमें मिल रहे हैं। तो धान की खेती के साक्ष्य तो वहीं से मिलेंगे जहां ज्यादा बारिश होती हो, और पूर्वी उत्तर प्रदेश और इधर के क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती, इसीलिए यहीं से धान के साक्ष्य मिल रहे हैं ना। और फिर यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि पत्थर के औजारों के साथ ही साथ तांबे के तांबे के तांबे के औजार इस्तेमाल होने लगेंगे। और जब पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबा इस्तेमाल होगा, प्रयोग में लाया जाएगा, और हम ये भी जानते हैं कि तांबा पहली धातु है जिसका प्रयोग मनुष्य ने किया। तांबा, लोहा नहीं, तांबा, ठीक है, पहली धातु जिसका प्रयोग मनुष्य ने किया। और चूंकि तांबे के औजार पत्थर के औजारों के समानांतर एक साथ इस्तेमाल किए गए हैं, तो इस युग को जब हम आगे बढ़ते हैं यहां से, तो हम इसे एक नाम दे देते हैं ताम्र पाषाणिक युग, चैल्कोलिथिक विलेज कल्चर्स। ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां, ताम्र पाषाणिक युग। और ये गांव के लोग हैं, शहरों वाले नहीं हैं। अभी शहर नहीं बने हैं, जब शहर बनेंगे तो उसी को हम लोग सिंधु घाटी हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। यही लोग हैं वो शहर जो बसाएंगे, बनाएंगे। ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां, इनका हमने अलग अलग नामकरण कर दिया, नाम रख दिया। जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्र में नाम रख दिया ताम्र पाषाणिक का जोरवे संस्कृति, जोरवे, जोरवे संस्कृति। कहीं पे मालवा, मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, मालवा, एरण, कायथा, ठीक है, ये सब नामकरण कर दिया गया है। ये सब ताम्रपाषाणिक, वास्तव में ताम्रपाषाणिक देशी ग्रामीण बस्तियों के साक्ष्य हैं, उन्हीं का नामकरण कर दिया गया है। जॉर्वे, मालवा, कैथा, कायथा, एरण, ये सब नाम किया गया है ना। तो ये बाकी ये महाशय हैं, हेलो कह रहे हैं आप लोगों से, हमारे पूर्वज, लेकिन ये कम से कम 7,000 साल, 7-8 हजार साल पहले के हैं। तो नौ पाषाण, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो नौ पाषाण काल है ना, नौ पाषाण काल, ये किसमें समा रहा है, किसमें मर्ज कर रहा है? तो नौ पाषाण काल मर्ज कर रहा है ताम्र पाषाण काल में। नौ पाषाण काल ताम्र पाषाण काल में मर्ज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? नौ पाषाण काल ताम्र पाषाण काल में मर्ज कर रहा है, मतलब नौ पाषाण काल में प्रस्तर के औजार तो हैं ही है ना, लेकिन प्रस्तर के औजारों के साथ ही साथ तांबे के औजार भी इस्तेमाल होने लगे हैं, जिसके पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। मैं जैसे आपको दिखाता हूं, देखिए ये तांबे का औजार, ये कॉपर कॉपर इंप्लीमेंट है। और ताम्रपाषाण में एक और खास बात है कि ये लाल काले, तो बाहर से लाल और अंदर से काले मिट्टी के बर्तनों का ये आग में पकाया गया होगा या फिर रंगा गया होगा। लाल काले मिट्टी के बर्तन, मृद भांड इसको कह रहे हैं अंग्रेजी में, इसी को ब्लैक एंड रेडवेयर, ठीक है ना, ब्लैक एंड रेडवेयर। और ये कॉपर ऑब्जेक्ट्स या इंप्लीमेंट्स, तो इसीलिए ना, और कॉपर इंप्लीमेंट्स, और तो कॉपर इंप्लीमेंट्स के साथ साथ पहले से चले आ रहे प्रस्तर औजार भी हैं, तो इसीलिए ये ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां कहला रहे हैं। तो ये 7,000 8,000 वर्ष पूर्व से है। तो ताम्र पाषाणिक युग, पाषाण और तांबा युग, जिसे चाल्कोलिथिक, अंग्रेजी में कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक युग के नाम से जाना जा रहा है, मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण अवधि है, जो तांबे जैसी धातु के उपयोग के साथ ही साथ
पत्थर के औजारों के साथ साथ सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस की विशेषता रखती है। ताम्रपाषाणिक स्थल नवपाषाण काल के अंत में धातु का प्रयोग, नवपाषाण काल के अंत में धातु का प्रयोग होने लगा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रथम धातु जिसका प्रयोग मनुष्य ने किया वह लोहा नहीं है बच्चा पार्टी, वो तांबा है। ठीक है ना। लोहे का प्रयोग उत्तर भारत में आर्यजनों ने किया और लोहे का प्रयोग दक्षिण भारत में मेगालिथ संस्कृति के, महापाषाणिक संस्कृति के लोगों ने किया, जिनके विषय में अब सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो तांबे और प्रस्तर औजारों पर आधारित कई संस्कृतियों का उदय हुआ, जिन्हें ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों का नाम दिया गया है। ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान, वेस्टर्न एमपी, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में। नाम रख दिया हमने दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार और गिलुंड कर दिया, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरन, और महाराष्ट्र में जौरवे, नेवासा, चंदौली और दाइमाबाद। ये ताम्रपाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों के नाम है, याद रखिएगा। यहां ध्यान करिएगा कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार और गिलुंड, और एमपी में मालवा, कायथा और एरन, और महाराष्ट्र में जौरवे, नेवासा, चंदौली और दाइमाबाद। चंदौली नहीं, बनारस के पास एक ईस्टर्न यूपी में डिस्ट्रिक्ट है, चंदौली है वो, चंदौली। ये महाराष्ट्र में है, चंदौली ये। और ताम्रपाषाणिक युग, कैलकोलिथिक युग ईसा पूर्व लगभग 3000 या यूं कह लीजिए 5000 साल पहले से प्रारंभ होता है और आगे बढ़ता है, और ये नवपाषाण और लौह युग के बीच में है संक्रमण। नवपाषाण खत्म हो रहा है, फिर ताम्रपाषाण आ जा रहा है, ताम्रपाषाण के बाद लौह युग आ रहा है, तो बीच में यही पड़ा ना। तो और इसमें पत्थर के औजार हैं और तांबे के औजार एक साथ। सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए तांबे के औजार ने। लेकिन देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे तांबे का इस्तेमाल जरूर हो रहा है, लेकिन तांबे की उपलब्धता सीमित होने के कारण हर जगह तांबा नहीं मिलेगा। राजस्थान में तांबे की उपलब्धता ज्यादा मिल जाएगी, महाराष्ट्र में या अन्य क्षेत्रों में तांबे की उपलब्धता कम होगी, क्योंकि राजस्थान में तो खेतड़ी कॉपर माइंस हैं, वहां से निकाल लेंगे बड़े पैमाने पे, बाकी लोग तो बड़े पैमाने पे नहीं निकाल पाएंगे ना। तो तांबे का धातु कर्म, मेटलर्जी। फिर बस्तियां बसाएंगे, तो बस्तियां तो नवपाषाण से ही बसने लगी थी। ये एआई जनरेटेड इमेजेस हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो बस्तियां और आवास, चालकोलिथिक समुदाय मुख्य रूप से ग्रामीण थे और छोटे छोटे गांव में रहते थे, अक्सर नदियों और उपजाऊ क्षेत्रों के किनारे बसे होते थे। इनके घर कच्ची मिट्टी, बेंत, घास फूस के बने होते थे, दिख ही रहा है, जो स्थायी कृषि आधारित जीवन शैली को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे परमानेंट बस्तियां बस रही हैं। बस्तियों को किला बंद करने का मतलब है कि लकड़ी डंडा से ऐसे बाउंड्री बना दिया जाता होगा, बाड़ बना देते थे, और सामाजिक संरचना, रक्षा की आवश्यकता, जंगली जानवरों से भाई बस्ती की सुरक्षा करनी पड़ेगी, तो चारों तरफ तो बाड़ लगाना पड़ेगा ना, घेरेबंदी करना पड़ेगा। किलेबंदी का मतलब किला बनाने से नहीं है, घेरा बनाने से है, ठीक है। और कृषि इनके इकोनॉमी, इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, मुख्य रूप से गेहूं, जौ आदि। और एक और बड़ी खास बात आपको देखिए, मैं बताता हूं कि ताम्रपाषाण में ये वही लोग हैं जिन्होंने पहली बार कपास की खेती शुरू की है, कपास। और कपास के साथ साथ कपड़े को ब्लीच करने के लिए नील। तो ये कपास और नील उगाने वाले पहले लोग ना, वो ताम्रपाषाणिक लोग थे, और यही चीजें फिर आपको सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में और शहरों में दिखाई भी देंगी। कपास प्लस नील की खेती किया जाएगा, ठीक है। बाकी ये तो खाने का है, ये तो खाने का नहीं है, तो पहनने और काम आएगा। गाय, भेड़, बकरियों का पालन, इनकी हड्डियां मिली हुई हैं, उससे पता चलता है। और बाकी देखिए पॉटरी, औजार और मृदभांड, तो ताम्रपाषाणिक लोग पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग आराम से किया करते थे, पत्थर और तांबे के औजारों का, ठीक है। और रोजमर्रा की गतिविधियां, तांबे का विशिष्ट उपयोग, औजार, कुल्हाड़ी, छेनी, मछली पकड़ने का कांटा आदि के लिए। और मृदभांड बना रहे हैं, मैंने आपको बताया। अभी देखिए, आप फिर से देख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई दे रहे, और ये मृदभांड ब्लैक एंड रेड वेयर, या अंदर से काला बाहर से लाल, इस तरीके का ब्लैक एंड रेड वेयर है कैलकोलिथिक पीरियड के, ठीक है। पॉटरी,
मुख्य रूप से यही है। और कभी कभी ये अपने बर्तनों पे कुछ चित्र वगैरह भी बना दे रहे हैं, पीपल का पेड़ वगैरह का पत्तियां बना दे रहे हैं। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुम्हार का जो चाक होता है ना, पहिया ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, और यहाँ पे कुम्हार है और वो पहिए को ऐसे घुमा रहा है और वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। तो अब जो मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं वो कुम्हार के चाक पर, पॉटर्स व्हील कहते हैं उसको, पॉटर्स व्हील बन रहे हैं। तो अब इनके अंदर एस्थेटिक सेंस आ रहा है, सौंदर्य बोध आ रहा है कि जो बर्तन बना रहे तो बर्तन को थोड़ा बढ़िया से रंग वंग दे सजा दिया जाए, फूल पत्तियां, ज्योमेट्रिकल डिजाइंस, रेखा गणितीय ज्यामितीय आकृतियां बना दी जाएं, वो हमें दिख रहा है। और बाकी अब सजना संवरना भी शुरू हो रहा है। और ये जब देखिए बीड्स हैं, मन का मोती, मन के मिल रहे हैं हमें, और इस तरीके के मन के। तो अब एस्थेटिक, सजना संवरने वाला एस्थेटिक सेंस आ रहा है, ठीक है ना। फेयर एंड लवली सेंस आ रहा है, मतलब फेयर एंड लवली नहीं है लेकिन सजे संवर रहे हैं, तो मन का ही पहन के सही। तो ठीक है। और थोड़ा बहुत व्यापार, आपस में थोड़ा बहुत व्यापार भी कर लेंगे, व्यापारिक लेन देन, थोड़ा बहुत अनाज उनाज ज्यादा हो गया, बर्तन ज्यादा बन गया, तो भाई ये ले लो बर्तन ले लो, अनाज दे दो, अनाज ले लो बर्तन दे दो। तो व्यापारिक गतिविधियां भी शुरू हो रही हैं। सिक्के वगैरह कुछ नहीं है अभी इनके पास, सिक्के तो हड़प्पा सभ्यता में ही जब नहीं है तो उसके पहले यहाँ पे कहाँ हो जाएंगे, ठीक है। तो आहाड़ बनास संस्कृति राजस्थान की, एक इसको आप देखिएगा, माइक्रोलिथ वगैरह भी इसमें मिल रहा है। कायथा मध्य प्रदेश में, सब कुछ वही है जो चारित्रिक विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं। तो आहाड़ बनास संस्कृति राजस्थान, ये संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान के बनास घाटी में, बनास नदी घाटी में स्थित, और अपनी विशिष्ट काले और लाल, वही है ब्लैक एंड रेड वेयर, काले एवं लाल मृदभांड। आहाड़ संस्कृति की अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था ही इनकी कृषि, पशुपालन और हल्का फुल्का सा थोड़ा बहुत व्यापार, व्यापारिक लेन देन, प्रारंभिक व्यापारिक लेन देन, जिसमें सिक्कों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वस्तु विनिमय पद्धति पे लेन देन, वस्तुओं के लेन देन पे आधारित। तांबे के औजारों के साथ साथ छोटे माइक्रोलिथ्स अभी भी यहां पे चल रहे हैं ना, उसका भी उपयोग किया जा रहा है। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश, और मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी। तो कायथा संस्कृति की एक बड़ी खास बात है कि ये गेरुआ रंग, गेरुआ रंग से गाने में आता है, रंग दे तू मोहे गेरुआ, गेरुआ मतलब लाल, आयरन ऑक्साइड, लाल रंग, ठीक है। गेरुआ रंग के मृदभांड और उन्नत तांबे के धातु कर्म, उन्नत तांबे के धातु कर्म के लिए जाने जाते हैं। तो कायथा संस्कृति, तो यहाँ पे लाल रंग के खास तौर पे अलग हैं। तो इसके पहले वाले में ब्लैक एंड रेड वेयर हमने देखा था। बस्तियां आमतौर पे नदी किनारे स्थित होती थी, जाहिर सी बात है, देखिए कॉमन सेंस की बात है कि बस्तियां जो बसेंगी उस जमाने में तो नदी के किनारे ही बसेंगी ना, क्योंकि पानी तो चाहिए, और बोरिंग तो है नहीं, मोटर तो है नहीं कि मोटर चला दिया, स्विच ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी, पानी निकल नीचे से निकल के भर 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 आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब भी चालकोलिथिक बस्तियां बसेंगी या इवन हड़प्पा सभ्यता की जो नगर बसेंगे वो हमेशा नदियों के किनारे होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता इसी कारणवश नदी घाटी सभ्यता कही जाती है। सिंधु और सरस्वती नदी क्षेत्र में ही तो थी ना हड़प्पा सभ्यता के जो भी 12-15 नगर अब तक हम खोदे हैं, उत्खनन किया, सब नदियों के किनारे हैं। तो ये लोग भी नदियों के किनारे रहे, यही लोग हैं जो आगे चल करके शहर में विकसित हो रहे हैं। इन्हीं लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया है, ठीक है। तो मालवा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, इस संस्कृति की विशेषता मोटी दीवारों वाली मृदभांड, मतलब मोटे मोटे मृदभांड बना रहे हैं, और विशिष्ट आकार और बड़े बड़े जार, मिट्टी के जार, जिसमें ज्यादा ज्यादा अनाज इकट्ठा करके रखा जा सके, मतलब अनाज है इनके पास ठीक ठाक तो बचा के भी रख ले रहे हैं। और ठीक है, मालवा संस्कृति के जटिल निवास पैटर्न, और निवास पैटर्न अब इनका ना घर वाला जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग दिख रहा है। जैसे कि एक ऐसा घर मिल रहा है जिसमें ढेर सारे कमरे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा लग रहा है कि वो जो उनका छोटा सा गांव रहा होगा उसका कोई मुखिया रहा होगा, वो मुखिया या सरदार का मकान रहा होगा जिसमें ढेर सारे कमरे, बाकी छोटे छोटे उतने कमरे वाले मकान नहीं है। तो ये भी पता चल रहा है कि अब ऊंच नीच का भाव आ रहा है, सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के एविडेंसेस हमें मिलने लगे हैं ताम्रपाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों से। और महाराष्ट्र में जो ताम्रपाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां, जॉर्वे संस्कृति, ये अपने वेल प्लान्ड, तो जॉर्वे वाला खास बात क्या है ना कि इनकी बस्तियां जो मिली हैं हमें वो वेल प्लान्ड हैं, और मकान तो अभी भी मिट्टी के ही बन रहे हैं, मिट्टी के बने मकान जो अधिक संगठित सामाजिक संरचना को दिखाते हैं। जॉर्वे के मृदभांड चमकदार हैं, ठीक है, शाइनी है, चमकदार हैं, और उनपे डिजाइन खूब उभारा गया है।
ठीक है। और कुछ तो चैल्कोलिथिक इक्का दुक्का ना पश्चिम बंगाल से भी मिला है, ज्यादा नहीं मिला है पश्चिम बंगाल में, लेकिन मिला है। जैसे पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा एक ताम्रपाषाणिक देशी ग्रामीण पांडु राजार ढीबी, पांडु राजार ढीबी, वो वेस्ट बंगाल की तरफ, उड़ीसा और बंगाल, ठीक है, बिहार। और पूर्वी भारत की चालकोलिथिक संस्कृतियों में विभिन्न प्रकार के मृदभांड जैसे काले और लाल, भूरे, ग्रे कलर के मृदभांड शामिल हैं। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पकड़ना, मछली पकड़ना, ये सब मिश्रित आजीविका अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण भी, अब हमें ऊंच नीच का भाव दिख रहा है। एक और बड़ी खास विशेषता दिखाई दे रही है, ठीक है ना, बड़ी खास विशेषता है। और वो खास विशेषता ये है कि अब सामाजिक स्तरीकरण हमें मिल रहा है। और खास विशेषता ये भी है कि डेड बॉडीज को अब ये दफन करने लगे हैं। वैसे डेड बॉडीज को दफन करने के साक्ष्य हमें जला नहीं रहे हैं, दफन कर रहे हैं। ये मध्य पाषाण से ही मिलने लग रहा है। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल से होते हुए सिंधु घाटी, हड़प्पा की सभ्यता में भी डेड बॉडीज को लगातार दफनाया जा रहा है। कई बार तो दफनाने का पैटर्न ये था कि अपने ही कमरे के अंदर गड्ढा खोदा, उसी में दफना दिया। ऐसे भी मिले, जैसे यहां पे देखिए। और ये मातृ देवी, संभवतः मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति है, जिसकी शायद ये लोग पूजा करते रहोगे। अब इसको कंफर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसे मिल रहे हैं अब। तो अब धार्मिक अनुष्ठान, क्रिया, कर्म आदि के हमें ज्यादा एविडेंसेस मिल रहे हैं ताम्र पाषाणिक स्थलों से। ठीक है। एस्थेटिक सेंस डेवलप करता ही जा रहा है। अब देखिए यहां पर ये पत्थर हैं, तो लेन देन में कई बार ना, ये जैसे व्यापारिक लेन देन में ये, अगर सिक्के तो नहीं है, लेकिन सिक्कों की जगह कई बार ना ये कीमती, अर्धकीमती पत्थरों का भी ताम्रपाषाणिक लोग इस्तेमाल कर रहे थे। और यही सब फिर हड़प्पा सभ्यता में भी आपको मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्थिक व्यापारिक लेन देन के लिए लैपिस लाजुली, लाजवर्त पत्थर और टर्कोइज या फिरोजा पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे। इन्हीं को कि भाई मेरे को ये इतना गेहूं जो तुम्हारा है, ये मेरे को गेहूं दे दो और मेरे से लैपिस लाजुली ले लो। तो ठीक है, वो लैपिस लाजुली ले लिया। अब वो लैपिस लाजुली से कुछ और सामान खरीद सकता है। फिर वो तो मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, जो व्यापारिक लेन देन में माध्यम बन रहा है, वो लैपिस लाजुली और टर्कोइज है। तो लैपिस लाजुली ये लाजवर्त पत्थर है, और टर्कोइज जो है ना, ये लैपिस लाजुली है। और जो टर्कोइज है फिरोजी रंग का, फिरोजा, ये फिरोजा है। ये इस्तेमाल कर रहे हैं, सिक्के तो नहीं है ये, सिक्कों के स्थान पर। तो ये आर्थिक व्यापारिक लेन देन के लिए ये विनिमय के साधन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय के साधन है। और फिर धीरे धीरे करके ना इनका जैसे जैसे फिर ये लौह युग आएगा ना, लौह युग, तो जैसे जैसे लोहे का इस्तेमाल बढ़ेगा और तांबा, फिर तांबे में टिन मिला करके कांसा का इस्तेमाल होने लगेगा, मिश्र धातु कांसा। तो तांबा में टिन मिलाया जाएगा, फिर कांसा बनेगा। और इसी कारण से देखिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता की संज्ञा दी जाती है कि वो कांस्य युगीन सभ्यता हुआ करती थी। तो जैसे जैसे लौह काल आएगा ना, वैसे वैसे ताम्र पाषाण काल समाप्त हो जाएगा, ताम्र पाषाण काल समाप्त हो जाएगा और लौह काल उसको प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एग्जॉस्टिव डिस्कशन रिलेटेड टू अवर स्टोन एज, प्रस्तर काल। और प्रस्तर काल का पूरा पाषाण काल, जिसमें 3 भाग, निम्न पूरा, मध्य पूरा, उच्च पूरा पाषाण काल। फिर मध्य पाषाण काल, ठीक है, मेसोलिथिक एज। उसके बाद नव पाषाण काल। फिर नव पाषाण काल किसमें मर्ज करता है? ताम्र पाषाण काल, जहां तक हमने डिस्कशन किया। और ताम्र पाषाण काल से ही जब आगे बढ़ेंगे, एडवांसमेंट आएगा, तो शहरी जीवन आ जाएगा। और उसी शहरी जीवन या नगरी जीवन को क्या कहते हैं?
हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे वर्तमान में क्या कहा जा रहा है, सिंधु सरस्वती की सभ्यता। तो नेक्स्ट टॉपिक में जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे तो अब हम अपना प्रथम नगरीकरण पढ़ रहे होंगे कि किस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता का उदय हुआ, प्रसार हुआ, और उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन के विषय में, और अंततः कैसे, क्या कारण थे कि वो सब के सब खत्म हो गए, और वो सब खत्म हो गए, नगरों में रहना छोड़ दिया, वो नगर खाली कर दिए गए, सब टीले बन गए। फिर वही टीले हमने ब्रिटिश काल में 1920-21 के आसपास से खोदना, उत्खनित करना शुरू किया, तो उन लोगों के बारे में हमें जानकारी मिली। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो फिर यहाँ से सिंधु घाटी की सभ्यता पर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करके ही नेक्स्ट लेक्चर में आइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। टेक केयर, बाय।